हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ह्यूमैनिटीज मास्टर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं आपके ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए, क्लास 12th और सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। बच्चों देखो, हम लोग अभी बात कर रहे हैं वन शॉट्स की, और एक एक करके आपके लिए हर एक चैप्टर का वन शॉट आता जा रहा है और प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार होती जा रही है, राइट। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देखें और चैनल पे जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे इकोनॉमिक्स की वन शॉट की प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप सारे वन शॉट्स को कवर कर सकते हो। देखो, क्लास 12th की जब हम बात करते हैं या सीयूईटी की जब हम बात करते हैं ना, पढ़ना तो हमको डिटेल में ही होता है, क्योंकि भाई क्लास 12th में लिख के आना है और सीयूईटी में ऑप्शन टिक करने हैं, तो नॉलेज तो होनी चाहिए। तो बेटा, जो ये वन शॉट्स आ रहे हैं आपके लिए इस चैनल पे, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही क्लास में हम पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं और आपको अलग अलग चैनल्स पे जाने की जरूरत नहीं होती। आपको वीडियोस, जो पार्ट वाली वीडियोस बनाते हैं ना टीचर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसकी जरूरत नहीं होती है। आपको लेक्चर्स ढूंढने की, टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। आप इस वन शॉट में आते हो, एक चैप्टर को क्लिक करते हो, चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वन शॉट्स हो जाते हैं। बच्चों, आज फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्जेक्ट की, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो इस समय आपका यूनिट चल रहा है बेटा, वो है यूनिट नंबर 1, है ना। तो जो यूनिट चल रहा है वो है यूनिट नंबर 1, और जो चैप्टर चल रहा है वो है बेटा चैप्टर नंबर 3। इसका मतलब कि सर, पहले दो वन शॉट आ चुके हैं। जी हाँ बेटा, पहले दो वन शॉट आ चुके हैं। पहले वाले वन शॉट में हमने इंडियन इकोनॉमी की बात करी 1947 में, यानी कि आजादी के टाइम पे, ऑन द ईव ऑफ इंडियन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की हम लोगों ने बात करी। दूसरे वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात करी है 1950 से 1990 के बीच में इंडियन इकोनॉमी का हालचाल कैसा था। और तीसरे वाले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो क्या हुए। तो बेटा, स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक एक करके मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। अगर आपने शुरुआत के दो वन शॉट नहीं देखे तो प्लीज जाके कवर कर लीजिए। तो बच्चों, आज के चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो बेटा, आपको बता दूं मैं कि 1990 तक जो कुछ भी सरकार ने किया है ना, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 लाया, लाइसेंस राज सिस्टम लाया, एग्रीकल्चर में जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया, लैंड रिफॉर्म्स में लैंड सीलिंग लॉज को एस्टैब्लिश किया, राइट। तो ये सारी चीजें सरकार ने करी। फिर इसके बाद इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन बेटा, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, कुछ तो चीजें अच्छी नहीं हुई होंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारे देश का उतना अच्छा नहीं हो पाया, है ना। इंस्पाइट द फैक्ट दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हम लेके आते हैं मिड मिड 1960 से 1975 देन 1985, राइट। हम पूरे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा कि भाई हमारी जो गाड़ी है इकोनॉमी की वो खराब होती गई, ठीक है। और 1990 में ऐसा क्या हुआ कि 1991 में बच्चों हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। रिफॉर्म्स यानी कि बेटा क्या होता है, कुछ नया करना, है ना। पुराने सिस्टम को चेंज करके जब हम कुछ नया लेके आते हैं, कुछ नए आइडियाज के साथ काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब कि जैसे मान लो आपने खाना बनाया, खाना अच्छा नहीं बना, तो अब आप पुराने तरीके से नहीं बना रहे हो, अब आप नए तरीके से खाना बना रहे हो, रिफॉर्मेशन कर दे रहे हो, राइट। रिफॉर्मेशन यानी कि दोबारा से किसी चीज को बिल्डअप करना, दोबारा से किसी चीज को शुरुआत से बिल्कुल ए लेवल, 1 लेवल से जो है उठाना, राइट। इसे कहते हैं हम रिफॉर्म। तो क्या ऐसा हुआ बेटा, सबसे पहला सवाल यह है कि ऐसा क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या हो गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में लाने पड़े। 1990 तक ऐसा क्या हो रहा था भाई, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, वो क्यों आई, ठीक है ना। उसके बाद बेटा यहां से यहां तक, यानी कि इतने सारे जो आप पॉइंट पढ़ोगे ना, ये है लिबरलाइजेशन के पॉइंट। और बेटा इस इकोनॉमिक पॉलिसी को बोला गया एलपीजी पॉलिसी। तो एल से आता है लिबरलाइजेशन, फिर पी से आता है प्राइवेटाइजेशन, जी से आता है ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले आप ये टॉपिक्स पढ़ोगे। लिबरलाइजेशन के अंदर हम एक एक करके डीरेगुलेशन की बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। बेसिकली पिछले वाले चैप्टर में जो आपने लाइसेंस राज पढ़ा था ना, लाइसेंस राज को अबॉलिश करने की बात करी जाएगी कि लाइसेंस राज खत्म कर रहे हैं और अपनी इंडियन इकोनॉमी को हम ओपन कर रहे हैं,
पहले क्लोज्ड थी 1990 तक, 1991 में हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया, ठीक है ना। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात करेंगे, लाइसेंस राज को खत्म करने की बात करेंगे। देखो एबॉलिश वर्ड का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है ना। फिर हम लोग बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। और ये सारे जो रिफॉर्म्स है बेटा ये आएंगे आपके लिबरलाइजेशन के अंदर। फिर आता है बेटा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिसइन्वेस्टमेंट, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, आउटसोर्सिंग के बारे में बात करेंगे, और फिर बच्चों हम वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करेंगे। और रिफॉर्म्स के दौरान हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके क्या हालचाल है, क्या सूरत हाल है, ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये लंबे चौड़े जो आपके टॉपिक्स दिख रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से आपको बिल्कुल कहानी जैसे मैं सुनाता हूं ना इकोनॉमिक्स में, और खासकर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो मैं कहानी ही सुनाता हूं आपको। तो कहानी सुनाऊंगा और सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। कंटेंट एक नंबर होने वाला है, किसी भी किताब को उठा के देख लो, तुम किसी भी किताब से पढ़ते हो, चाहे वो वीके ओरी हो या फिर वो आपकी एनसीईआरटी हो, बेटा ये कंटेंट इज द बेस्ट कंटेंट इन द इंडस्ट्री, ये मेरा दावा है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे टेलीग्राम चैनल से, है ना, तो यहीं से बेटा एक बात और आती है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे बेटा आपको सारे पीडीएफ मिलते जाएंगे। जब ये पीडीएफ पढ़ लोगे और जब एक बार रीड कर लोगे खुद से, तो बेटा आपको आप खुद कमेंट करके बताना इस वन शॉट के नीचे कि आपको समझ में ये चैप्टर आया या नहीं आया, और सबसे जरूरी कि आपका जो कमांड है वो इस चैप्टर पे बनाया नहीं बना। चलिए बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले पेन डाउन करता हूं और आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखो बेटा क्या हो रहा था कि जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि 1950 से 1990 तक लगभग 40 सालों में हमारी गवर्नमेंट्स ने क्या कहा, जो उस समय के गवर्नमेंट हुआ करती थी, 40 सालों में बहुत सारी गवर्नमेंट आई, तो उन लोगों ने कहा देखो भैया हम जो है लाइसेंस राज को रखेंगे। व्हाट इज लाइसेंस राज? कि छोटे से छोटा काम भी अगर आपको इंडिया में करना है, छोटे से छोटा बिजनेस करना है, एक्सपेंशन करना है, आपको प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, प्राइस बढ़ाना है, कम करना है, तो आपको हमसे लाइसेंस लेने की, हमसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। पब्लिक सेक्टर को थोड़ा और ज्यादा क्या किया गया, आप कह सकते हो कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा और बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो इंडिया की इकोनॉमी की बागडोर है, यानी कि जो पूरा मैनेजमेंट करेगा वो पब्लिक सेक्टर करेगा, प्राइवेट सेक्टर बैक सीट पे आएगा, मतलब गाड़ी हम चलाएंगे, प्राइवेट सेक्टर पीछे बैठे और एंजॉय करे, ठीक है ना। और बाकी कुछ प्रोडक्ट जो है वो बेटा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो है रिजर्व किए गए। याद होगा आपको, मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया था कार्वे कमेटी के बारे में, ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाया कार्वे जी को, कहानी सुनाई थी। कार्वे जी आए और कार्वे जी से पूछा गया भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया जाए, तो कार्वे कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बेटा गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज देना शुरू करी, कुछ प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व करके रखा कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ये तुम ही बनाओ और कोई नहीं बनाएगा, ताकि तुम लोग भी अच्छा पैसा कमाओ, इंप्लॉयमेंट को जनरेट करो, है ना। क्योंकि बेटा हमारी इकोनॉमी जो है वो विलेज इकोनॉमी रही, एग्रेरियन इकोनॉमी रही, तो गांव में, रूरल एरियाज में बहुत लोग रहते थे, तो उनके एम्प्लॉयमेंट का ख्याल भी हमारी सरकारों को रखना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। लेकिन बेटा जब ये सब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आई? देखो बेटा प्रॉब्लम यहां पे आई लालच, ठीक है ना, कहते हैं ना लालच बुरी बला है। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि द रिसोर्सेज ऑफ दिस अर्थ, है ना, जो रिसोर्सेज है दैट आर सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड, लेकिन नॉट सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। जरूरत के लिए हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन लालच के लिए नहीं है। लालच के लिए तो बेटा चंद्रमा भी, चांद भी कम पड़ जाए, है ना, हम चांद तक भी पहुंच जाएंगे ना, तो वहां भी लालच करने लगेंगे। तो लालच आ गया ब्यूरोक्रेसी में, है ना, आप रेड टेपिज्म कहते हो, रेड टेपिज्म को हम हिंदी में कहते हैं लाल फीता शाही, है ना। तो नेता लोग आते हैं ना लाल फीता काटने, जब दुकान का उद्घाटन होता है तो कैंची से काटते हैं ना लाल फीता, तो उसे कहते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब हम ही राजा हैं, हम ही जो बताएंगे वही होना चाहिए। तो ये सब होने लगा, और इन सब चीजों को आप कह सकते हो बेटा भ्रष्टाचार, करप्शन, ठीक है ना। अब ये सब पब्लिक सेक्टर में होने लगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का कहना यह था कि जो एम्प्लॉइज पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो सरकारी नौकरी वाले हैं, वो तो जिंदगी भर बैठ के नौकरी करेंगे, ये सब चीजें गलत है। अगर आप एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं और अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने आपको कुछ गलत पढ़ा दिया, तो मुझे तो निकाल दिया जाएगा इस चैनल से,
ठीक है ना, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं। लेकिन सेम पब्लिक सेक्टर के लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है भाई? वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी नौकरी में है। ये चीजें सही नहीं है। इससे क्या हुआ? इससे बेटा हमारी गवर्नमेंट को ह्यूज लॉसेज हुए, बहुत लॉस हुआ। ठीक है ना, एक रीजन आपको मैंने बताया। दूसरी बात, अभी भी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रही थी। क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रही थी तो इंडिया में क्या होने लगा बेटा? सामान कम होने लगे। जब सामान कम होने लगे तो हम लोग इंपोर्ट करने लगे। इंपोर्ट बढ़ता गया, एक्सपोर्ट कम होता गया। इंपोर्ट बढ़ता है तो देश का पैसा बाहर जाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम हो गए। ठीक है ना। इसके बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ते हो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम इंडिया के लोगों के ट्रांजैक्शंस बाहर के लोगों के साथ लिखते हैं, है ना, सारा हिसाब किताब मेंटेन किया जाता है। तो वो भी डेफिसिट में जाने लगा। ठीक है ना। रुपीस की वैल्यू जो आप फॉरेन एक्सचेंज रेट में पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो भी डाउन होने लगी, रुपीस की वैल्यू भी डाउन होने लगी। ठीक है ना। अब सर रुपीस की वैल्यू अगर डाउन होने लगी तो उससे क्या हुआ सर? गोल्ड सिल्वर ये सारी चीजें बहुत महंगी हो गई, खाना धीरे धीरे कम हो रहा था और पैसे जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे। ठीक है ना। बेटा इन सभी रीजंस की वजह से क्या हुआ? देश के इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, ऐसा अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है वो बता रहा हूं। ठीक है ना। तो 1991 में इंडिया फेस्ड अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया में एक सीवियर, है ना, सीवियर यानी कि बेटा बहुत बुरा एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। ठीक है ना। ड्यू टू राइजिंग एक्सटर्नल डेट एंड डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इनसफिशिएंट इवन फॉर 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट। बेटा इंडिया के पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि 14 दिन, है ना, 2 हफ्ते का इंपोर्ट कर पाए। 14 दिन ऑफ इंपोर्ट का पैसा भी भारत के पास नहीं बचा था, और ये एक बहुत ज्यादा बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। इन्फ्लेशन वर्सेंट द सिचुएशन प्रॉम्प्टिंग द गवर्नमेंट टू लॉन्च मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और बेटा महंगाई बढ़ती जा रही थी। अब जब महंगाई बढ़ती जाएगी तो गरीब आदमी और गरीब होता जाएगा, खाने के लिए पैसा नहीं बचेगा, बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं होंगी। तो बेटा पॉलिटिकल जो है स्फेयर में बहुत हड़कंप मच गया कि भैया सरकारों को कुछ करना चाहिए। ठीक है ना। और दैट रीडिफाइंड द कंट्रीज डेवलपमेंट पाथ। ठीक है जी। तो ये सब चीजें बेटा चल रही थी। क्या क्या चल रहा था दोबारा बताता हूं। इंपोर्ट बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट कम हो रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरता जा रहा था, रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था, एक्सटर्नल बोरोइंग यानी कि बाहर के देशों से बोरोइंग गवर्नमेंट की बढ़ती जा रही थी, सारा पैसा इंटरेस्ट देने में चला जाता था, पैसा इतना भी नहीं बचा था कि 14 दिन का इंपोर्ट हम लोग कर पाए। और आप उस समय का बेटा, ये न्यूज़पेपर है 2 जुलाई, ट्यूसडे 1991 का न्यूज़पेपर लेके आया हूं आपके लिए, इंडियन एक्सप्रेस का, शार्प डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस। ये इनका बेटा हेडलाइन है उस समय की, शार्प डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। 1991 2 जुलाई का न्यूज़पेपर है, यहां पे डेट छोटी सी लिखी हुई है, आपको शायद नजर नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरा सबूत दे दिया कि हाँ भैया ऐसा ही हो रहा था। और देखिए, द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द अर्ली 1990s ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनएफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट ड्यूरिंग द 1980s। 1990 में जो क्राइसिस आया वो 1980s में जो सरकार ने बहुत गलत तरीके से इकोनॉमी को मैनेज किया उसकी वजह से आया। डन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंसिस्टेंटली एक्सीडेड रेवेन्यू लीडिंग टू हैवी बोरोइंग फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा था लेकिन इनकम कम हो रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बोरो करती थी, पैसा बाहर के देशों से बोरो करती थी। अब बाहर के देश बेटा इंटरेस्ट तो लेंगे ही, है ना, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO, IMF, इनसे लोन लेते थे हम लोग। लो टैक्स कलेक्शन और भी प्रॉब्लम थी, लोग टैक्स नहीं भरते थे। ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉस में चल रही थी तो प्रॉफिट नहीं होता था, पुअर रिटर्न्स एंड राइजिंग स्पेंडिंग ऑन नॉन प्रोडक्टिव एरियाज। और बेटा जो नॉन प्रोडक्टिव एरियाज हैं वहां पे खर्चा बढ़ रहा था, जैसे कि डिफेंस, है ना, जैसे कि सोशल सेक्टर। भाई आप जानते हो कि पाकिस्तान से भी हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है ना, तो वहां पे भी कुछ खर्चा हमारा हुआ होगा। इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का इंपोर्ट हम लगातार करते जा रहे थे, है ना, और एक्सपोर्ट हमारे कम होते जा रहे थे, कॉजिंग अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से बेटा हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी हो गई। ठीक है ना। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ। आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ, है ना। सर इसके बाद वो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। इंडिया सॉट अ $7 बिलियन लोन फ्रॉम द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। बेटा जो टाइमलाइन आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बना रहे हो उसमें लिख लो 1991 में इंडिया ने IMF और वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लिया। तो हुआ क्या बेटा, उस समय के प्रधानमंत्री थे द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
वॉज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है ना। और इनके बगल में जो आपको बैठे दिख रहे हैं ये हैं आपके मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और 1991 में मनमोहन सिंह जी क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है ना। और बहुत ज्ञानी ज्ञानी माना जाता है इनको, इकोनॉमिस्ट मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्ञानी व्यक्ति हुआ करते थे। उस समय यंग थे, अभी 2014 में थोड़ा सा आपको दिखेंगे तो थोड़े से ओल्ड एज के दिखेंगे, उस समय काफी यंग हुआ करते थे। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने काफी जो है कोशिश की कि क्या करें भाई, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बचाया जाए। तो ये पहुंच गए कहां पे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, नोट कर लेंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बेटा ट्विन ब्रदर्स यानी कि जुड़वा भाई भी कहा जाता है, ठीक है ना। ट्विन ब्रदर्स यानी कि जुड़वा भाई भी कहा जाता है, नोट कर लेंगे। तो ये पहुंच गए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास। इन्होंने कहा भैया हमारे देश में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप हमको कुछ पैसा दे दो। तो इन लोगों ने कहा ठीक है भाई पैसा दे देते हैं, कितना चाहिए। तो कह रहे $7 बिलियन का लोन दे दो। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भैया सर पकड़ लिया, ये क्या मांग रहे हो भैया, $7 बिलियन जानते हो कितना होता है, बहुत होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम लोन तो दे देंगे, आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या भाई, इन लोगों ने पूछा क्या, है ना। तो उन्होंने बताया कि भैया आपको अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, जो अभी आपने बंद करके रखा हुआ है दरवाजों को वो खोलो और अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, लिबरलाइज कर दो। ये क्या थी बेटा, इनकी कंडीशन थी, समझ में आ गई। अब सर ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बेटा पहले जो आप फॉरेन कंपनीज को या एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जो बाहर से पैसा आता है उसे एफडीआई कहते हैं, आप पहले एंटरटेन नहीं करते थे, अब आप इंडिया में आने दो। देखो बेटा उसका रीजन क्या है, एक बात समझेंगे बेटा बहुत अच्छे से। इंडिया में ना दिमाग की कमी थी ना पॉपुलेशन की कमी थी, ठीक है ना। इंडिया में हमेशा से ही पॉपुलेशन और देशों से ज्यादा थी और इंडिया में रिसोर्सेज ज्यादा थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि हमेशा आदि अनंत काल से लोग भारत में आते रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका भी मन था भैया इंडिया की मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, इतना बड़ा देश, इतनी सारी जनसंख्या है ना, और इंडिया में मार्केट एक्सप्लोर होगा तो इंडिया से ट्रेड बढ़ेगा, इंडिया से सभी को ट्रेड करना है। आज की डेट में भी आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन, है ना, आप यूरोपियन यूनियन समझते होंगे, आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। यूरोपियन यूनियन ने अभी अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन किया है ना। तो फ्रीली ट्रेड हो पाएगा यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। ध्यान रखेंगे यूरोपियन यूनियन में अब जो ब्रिटेन है वो नहीं है, ठीक है ना। और इसी बात को हम कहते हैं ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ठीक है जी। तो ये सारी कहानी आगे बढ़ी और इससे क्या हुआ बेटा, तो मनमोहन सिंह जी ने पूछा होगा कि भैया क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला आप इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आओ जिसका नाम रखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, शॉर्ट में कहेंगे एलपीजी पॉलिसी। दिस लेड टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी of 1991 which introduced wide ranging reforms aimed at stabilizing the economy and improving the efficiency। अब देखो बेटा, अब इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई बेटा, टाइमलाइन में नोट कर लीजिए, 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, ठीक है। और इनका इनके दो मेन टारगेट थे, वो मैं समझाता हूं, अभी टेंशन मत लेना। द रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी को हमने एलपीजी नाम दिया। एक तो एलपीजी का मतलब होता है, चलो एलपीजी का एक ही मतलब होता है, ठीक है ना, है ना। एक वो भी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर जो हम घरों में यूज करते हैं। बाकी यहां पे एक ही मतलब है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मेजर्स डिजाइन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने की बात करी गई। बिल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहे, है ना, अच्छा रिजर्व हम मेंटेन कर पाए, उसकी बात करी गई। कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने की बात करी गई और इंटीग्रेट इंडिया विद द ग्लोबल इकोनॉमी, और इंडिया के दरवाजे खोले गए ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। जो पहले दरवाजे बंद थे उनको खोल दिया गया, इंडिया की इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया गया ग्लोबल इकोनॉमी से। और ये जो बेटा आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस समय की, शायद जहां तक मुझे याद है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जो उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अनाउंस करते समय फोटो ली गई होगी वहां पे। ये अब आप पूछेंगे कि सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से कुछ फायदा हुआ, तो बेटा उसके लिए ये चार्ट आपके लिए बना के लाया हूं, देखिए कितना फायदा हुआ, है ना। वैसे अभी इस चार्ट की जरूरत नहीं थी, बट आप देख लो कि हाँ फायदा हुआ, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखिए जो भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूं ये सब याद नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि हाँ भाई इस तरीके के चार्ट आप जो है अपनी कॉपी में बना के आ पाओ,
तो बहुत अच्छा है। बाकी ये वाला चार्ट नहीं, ये चार्ट तो आप कॉपी में बना के नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप गलती करोगे, तो मत बना के आना। अब देखेंगे बेटा यहां पे, तो आप देखो कि 1951 में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो था 1.82 यूएस बिलियन डॉलर्स, यूएसडी बिलियन में है बेटा ये, ठीक है ना। और उसके बाद 1961 में 0.62 यानी कि बहुत कम हो गया, 1971 में 1.19 हो गया, 1981 से 82 में 4.39 हो गया, 1991 से 92 में 9.22 था, 2001 से 2002 में जो है 51 था, 2011 से 12 में 260 हो गया, देखिए यहां पे बहुत अच्छी उछाल आई, और 2021-2022 में और ही बढ़ता जा रहा है, और 607 बिलियन डॉलर्स हमारे रिजर्व्स हो चुके हैं, और मल्टीप्लाइड 335 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 335 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं आजादी से, अगर आप आज की डेट में कंपेयर करते हो। तो हां, अब आप ये कह सकते हो कि जी 1991 में जो सरकार थी उसने बहुत अच्छा काम किया, और उनकी वजह से हमारे देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो अच्छे से बिल्डअप हो पाए। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा एक बात समझेंगे, एक बात बताओ कि मान लो खुदा ना खास्ता अगर आप कहीं डूब रहे हो, ठीक है ना, डूब रहे हो मान लो आप, है ना, मान लो कहीं स्विमिंग पूल है, नहाने गए हो, और हल्का सा किसी दोस्त ने पैर खींच लिया पकड़ के, और आपको छटपटाहट हो रही है, पानी में डूब रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे बताओ? सबसे पहले आप अपना मुंह पानी से निकालने की कोशिश करोगे और सांस लेने की कोशिश करोगे, यानी कि जिंदा रहने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी निकालोगे उस पानी से, और स्विमिंग पूल से चढ़ के बाहर आ जाओगे, यही करोगे, ठीक है ना। जी हां, बिल्कुल वैसे ही जब हमारी इकोनॉमी भी डूब रही थी, तो पहले जो मेजर्स लिए गए वो थे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, कि भैया ये जिंदा रहे, इकोनॉमी जिंदा रहे। जब कोई जिंदा रहेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पहले जो हमारे बेटा मेजर्स लिए गए वो थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स। कौन से मेजर्स थे, है ना, वो थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स। Are short-term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment and to bring inflation under control। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सही करने की कोशिश की गई, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने की, यानी कि महंगाई को कंट्रोल में करने की कोशिश करी गई। देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन किया गया, और चीजों के बढ़ते हुए दामों को कंट्रोल में किया गया। जो महंगाई लोगों के लिए बढ़ रही थी, उनके जो चीजों के दाम थे, जैसे भैया खाने का दाम, पानी का दाम, बिजली का दाम, कपड़ों का दाम, उसको थोड़ा कंट्रोल में करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। जब स्टेबलाइजेशन कर दिया गया उसके बाद बेटा स्ट्रक्चरल हमने चेंज करने की कोशिश करी। तो दूसरे जो मेजर्स थे उनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल मेजर्स या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये वो पॉलिसीज हैं जो लॉन्ग टर्म मेजर्स थी, एम्ड एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। अब जब आप पानी से बेटा बाहर आ गए तो आप क्या करोगे, जल्दी से बाहर निकलोगे स्विमिंग पूल से, और फिर उसके बाद अपना जो है कपड़े वपड़े अच्छे से पहनोगे, ठीक है ना, कि आपको ठंड ना लग जाए। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट ने किया वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छे से आगे चलती रहे, और इसके लिए इकोनॉमी स्टेबलाइज रहे, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इकोनॉमी जो है एफिशिएंसी से काम करे, एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में जो भी त्रुटियां थी, जो भी कमियां थी, उनको दूर करने की कोशिश की गई, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की कोशिश की गई, कि भैया अगर ये पेन मैं इंडिया में बना रहा हूं तो इतना अच्छा बनाऊं कि ये पेन अमेरिका के पेन के बगल में जाके खड़ा हो जाए, और मार्केट में बिकने के लिए तैयार रहे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दो तरीके से बेटा हमने जो है मेजर्स लिए। चलिए अब बेटा आते हैं अपने पहले पॉलिसी रिफॉर्म में, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, है ना। अगर ये वर्ड आपको समझना है तो पहले आपको लिबरल का वर्ड मतलब समझना होगा। लिबरल बेटा, व्हाट इज लिबरल, है ना, लिबरल, आप इस वर्ड का मतलब बताओ, है ना। जैसे हम लोग दोस्त थे ना, तो हम लोग बात करते थे, यार तुम्हारे पापा मम्मी तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तुमको कहीं जाने नहीं देते, हमारे पापा मम्मी को देखो, हमको कहीं नहीं पूछते जाने से पहले। दोस्तों में ये सब बात होती है ना, कि भाई पापा मम्मी तेरे बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तेरे बड़े लिबरल हैं। लिबरल का मतलब क्या होता है बेटा? लिबरल का मतलब आजादी देना, आजादी, ठीक है ना। रोक टोक जो नहीं करता है उसे लिबरल कहते हैं। पहले गवर्नमेंट रोक टोक करती थी, गवर्नमेंट इंपोर्ट पे कोटा लगाती थी, गवर्नमेंट इंपोर्ट पे टैक्स लगाती थी, जिसको हम टैरिफ कहते थे, लाइसेंस राज था।
तो रोक टोक बहुत थी गवर्नमेंट की। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये सब रोक टोक खत्म कर दी और इकोनॉमी को लिबरल कर दिया, आजादी दे दी कि जैसे मर्जी इकोनॉमी हमारी चले, जैसे मर्जी का मतलब है जो इंपोर्ट करना हो करो, हम जो है बीच में बोलने नहीं आएंगे, जो एक्सपोर्ट करना हो करो, हम जो है बीच में बोलने नहीं आएंगे, हमारे कानून है, कानून को फॉलो करते रहो, दैट्स इट, राइट। तो बेटा देखिए, अब यही जो मैंने आपको लिबरल का मतलब समझाया, उसी से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो, रूल्स एंड लॉज मेंट टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इवेंचुअली हिंडर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हुआ क्या कि जो कायदे कानून बनाए गए थे ना इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उल्टा हुआ। इन कायदे कानूनों की वजह से इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाई। ज्यादा कायदे कानून भी अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा फ्री विल होना चाहिए। टू रिमूव द बैरियर्स एंड ओपन अप द इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। इन बैरियर्स को, इन रुकावटों को खत्म किया गया और लिबरलाइजेशन को इंप्रूव किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। द 1991 रिफॉर्म्स वर ब्रॉडर, फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और 1991 में जो लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स किए गए, वहां पे हमने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन, सबके ऊपर बात करी। यहां पे देखते हैं बेटा कि क्या क्या हुआ, ये देखते हैं। देखो, टिल 1990 तक और 1990 से गवर्नमेंट इंपोज नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए ट्रेड पे, इंडस्ट्री पे और कॉमर्स पे। 1990 तक रेस्ट्रिक्शंस थे, बाधाएं, रुकावटें थी। 1991 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड बाय स्टार्टिंग डिफरेंट रिफॉर्म। रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करके रिफॉर्म लाया गया। एग्जांपल देखिए, पहले लाइसेंस राज चलता था, यानी कि आपको हर एक काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। जिन बच्चों को लाइसेंस राज का मतलब समझना है, दूसरा वन शॉट जरूर देखिएगा, वो वहां मैंने पढ़ाया हुआ है। अब क्या किए गए बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म किए गए कि इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर सकते हो, जब मन चाहे एक्सपेंशन कर सकते हो, जहां से मन चाहे पैसा उठा सकते हो, जैसे मन चाहे अपने प्राइसेस को आप तय कर सकते हो, हम बीच में बोलने नहीं आएंगे, ठीक है ना। पहले आरबीआई का स्ट्रिक्ट कंट्रोल था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए, है ना, जहां पे सेबी को लाया गया। हाई रेट ऑफ टैक्स, टैक्स बहुत ज्यादा था, और यहां पे बेटा टैक्स के रिफॉर्म्स लाए गए, टैक्स को कम किया गया, ठीक है ना। तो ये सारे बेटा रिफॉर्म्स किए गए। बाकी आगे बढ़ते हैं और एक एक रिफॉर्म के बारे में अब हम आगे समझते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप समझो कि यहां से अब आपका जो है असली चैप्टर स्टार्ट हुआ है। यहां से असली जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है। अब हम लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए ये पढ़ेंगे, फिर हम प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ के और आगे निकलेंगे, ठीक है ना। पहला है बेटा डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी फ्रीडम दी गई, फ्रीडम समझते हो, आजादी दी गई, और कहा गया भैया जैसे मर्जी चाहे आप अपना बिजनेस चलाओ, हम बोलने नहीं आएंगे। एक्सपेंशन करना हो एक्सपेंशन करो, प्राइस तय करने हो प्राइस तय करो, जहां मर्जी जो प्रोडक्ट बनाना हो प्रोडक्ट बनाओ, कानून के हिसाब से चलो, बस इलीगल कुछ मत करो, गैर कानूनी कुछ मत करो, बाकी जो कुछ भी करो। Industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from the government officials to start a firm, close a firm, or decide the amount of goods that could be produced. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वो सिस्टम था जहां पे ऑन्टरप्रेन्योर्स, बेटा ऑन्टरप्रेन्योर्स बोला जाता है उन लोगों को जो बिजनेस करते हैं, तो ऑन्टरप्रेन्योर्स को हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे मुझे कंपनी खोलनी है तो परमिशन, कंपनी बंद करनी है तो परमिशन, कितना सामान बनाना है परमिशन, कैसे बनाना है परमिशन, क्या बनाना है परमिशन, हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही नहीं किया जाता था। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ गुड्स ऐसे थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने रिजर्व कर दिए थे। कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन, कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस तय नहीं कर सकती थी, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो ये सारी क्या थी बेटा, प्रॉब्लम्स थी। ये क्या पढ़ी आपने, ये सारी जो आपने चीजें पढ़ी ये है प्रॉब्लम्स, है ना। ये प्रॉब्लम थी कि ये हो रहा था। आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, प्रॉब्लम्स पढ़ी कि हाँ भैया ऐसा ऐसा हो रहा था, गलत हो रहा था। अब देखिए क्या होगा, है ना। अब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। अब यहां पे जो अब आप पढ़ रहे हो ये क्या है, ये है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम पढ़ा, अब सॉल्यूशन पढ़ो। तो सॉल्यूशन में क्या है देखिए, 1991 रिफॉर्म्स रिमूव मोस्ट ऑफ दीस रेस्ट्रिक्शंस, इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश, ये देखिए
लाइसेंसिंग को, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। सिर्फ कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जहां पे लाइसेंस लेना पड़ता था, जैसे कि अल्कोहल, या फिर आप शराब जिसको कहते हो, सिगरेट यानी कि धूम्रपान, और हजार्डियस केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स। ड्रग्स बेटा वो वाले ड्रग्स नहीं, ड्रग्स माने दवाइयां। एरोस्पेस समझते हो, हवाई जहाज। इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझते हो, एक्सप्लोजिव समझ गए ना, गोला बारूद बम, है ना। और शराब और सिगरेट्स वगैरह पे, टोबैको वगैरह पे गवर्नमेंट ने रेगुलेशन रखा, बाकी पूरी इकोनॉमी को खोल दिया कि हाँ भैया जो करना हो करो, कपड़े बनाने हो बनाओ, जूते बनाने हो बनाओ, खाना पीना बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनली एटॉमिक एनर्जी बेटा, जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात होती है, और रेलवे के जो ऑपरेशंस है रिमेन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ने अपने पास क्या रखा, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, ट्रेन, रेलवे ऑपरेशन। मेनी स्मॉल स्केल गुड्स वर डी रिजर्व्ड एंड मार्केट फोर्सेस नाउ लार्जली डिटरमाइन प्राइसेस। बहुत से जो स्मॉल स्केल गुड्स थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया, और मार्केट फोर्सेस अब जो है प्राइसेस को तय करने लगी। Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. In most industries, the market has been allowed to determine the prices. बहुत से ऐसे गुड्स थे बेटा जो कि प्रोड्यूस किए जाते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा, हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड, इनको डी रिजर्व्ड कर दिया गया। इन मोस्ट इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन प्राइसेस, और बहुत सी इंडस्ट्रीज को ये फ्रीडम दी गई कि भैया आप अपने प्राइसेस को तय कर सकते हो, कोई बीच में बोलने नहीं आएगा, आजादी से काम करो, फ्रीडम से काम करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बेटा, यहां पे एक चार्ट आपके लिए है, तो ये चार्ट क्या कह रहा है देखो। अगर आप डी लाइसेंसिंग की बात करते हो बेटा, डी लाइसेंसिंग का मतलब है जो लाइसेंस राज चला करता था उसको खत्म कर दिया, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, ठीक है ना। एबॉलिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल एक्सेप्ट 13 इंडस्ट्रीज, सम कंडीशंस सच एज लोकेशन एस्पेक्ट, ब्रांड फील्ड, स्केलिंग वर बेस्ड प्रोडक्ट। क्या बोला गया कि बेटा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। कुछ 13 या 14 इंडस्ट्रीज थी जहां पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अभी भी चल रही थी, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, है ना, एरोस्पेस, है ना, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, बस यहां पे। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फर्दर रिड्यूस्ड। और बेटा 1991 में ही नहीं, 1990 के बाद में भी जो भी अननेसेसरी के लाइसेंस लिए जाते थे उनको रिड्यूस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एज ऑफ टुडे ओनली 5 इंडस्ट्रीज, अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डियस केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव रिक्वायर लाइसेंसिंग। सॉरी, तो बेटा आज की डेट में सिर्फ ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, लिस्ट बना लो आप अपनी कॉपी में बनाना हो तो, जहां पे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट अभी भी पड़ती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डी लाइसेंस्ड इंडस्ट्रीज नो गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, वहां पे गवर्नमेंट के किसी परमिशन अप्रूवल को आपको आपको वेट नहीं करना है, जैसे मर्जी वैसे काम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं बेटा फाइनेंशियल। देखो अभी आपने क्या पढ़ा बेटा, प्लीज, है ना, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आपको ये वन शॉट अच्छे से समझना है तो नोट्स बना लो, टाइमलाइन बना ली, टाइमलाइन बनाने के बाद लिबरलाइजेशन हेडिंग डालो, लिबरलाइजेशन में पहली हेडिंग डालो। कैसे नोट्स बनाने हैं पता है ना भाई, लिबरलाइजेशन हेडिंग डालो, लिबरलाइजेशन में पहली हेडिंग डालो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और वहां पे लिखो कि लाइसेंस राज को अबॉलिश किया गया। दूसरे जो रिफॉर्म्स हैं वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। क्या किया गया देखते हैं, बहुत मजेदार कहानी होने वाली है। अभी तो आप टैक्स रिफॉर्म पढ़ोगे, मतलब कैसे कैसे इकोनॉमी को अच्छा बनाया गया। जो बेटा आज आप 2026, 2027, 28 जब भी ये क्लास देख रहे हो, जब आप आज देखते हो आपके अगल बगल इतनी चीजें इकोनॉमी में हो रही हैं, इतनी चीजें समझने के लिए हैं, पढ़ने के लिए हैं, ठीक है ना, तो बेटा वो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से ही है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो तो। अब देखिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये नहीं यार कि सिलेबस है तो पढ़ना ही है, भैया कुछ नया जानने के लिए मिल रहा है। तुमने कभी सुना था लाइसेंस राज? नहीं सुना था। कभी तुमने जमींदारी सिस्टम सुनी थी? नहीं सुनी थी। पढ़ा ना, तो कुछ नया जानने के लिए बेटा पढ़ो, ठीक है ना, कुछ नया कि हाँ भाई आज मुझे कुछ नया बताएंगे हर्ष भैया या मोइन सर, कुछ नया बताएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से बेटा पढ़ना है, इस वजह से नहीं पढ़ना कि पेपर में लिख के आना है तो चलो फटाफट से याद कर लेता हूं, समझोगे तो लिख के भी आओगे, ठीक है ना। देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाउड इन बैंकिंग सेक्टर, पहले बेटा क्या होता था 1990 तक, देखो ये चार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है।
1990 तक ओनली गवर्नमेंट बैंक्स आर अलाउड। बेटा 1990 तक अगर आप देश में होते उस समय, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था और आप भी पैदा नहीं हुए थे, हम लोगों ने तो बहुत बाद में बर्थ ली है ना। तो 1990 तक सिर्फ हमारे देश में गवर्नमेंट बैंक अलाउड थे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये सारे बैंक आपने अभी भी देखे होंगे, चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। 1991 के बाद क्या क्या हुआ वो देखिए। नाउ फ्रॉम 1991 प्राइवेट बैंक्स वर आल्सो अलाउड अलोंग विद द गवर्नमेंट बैंक। बेटा प्राइवेट बैंकों को भी अलाउ कर दिया गया। प्राइवेट बैंकों की लिस्ट एक है बेटा, देखो यहां से शुरू करो। बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, यस बैंक, एचएसबीसी, एचडीएफसी, आईडीबीआई, साउथ इंडियन बैंक, सिटी बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक। ये सारे बैंक बेटा हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के आ गए। ये थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है जी, चलो। The financial sector introduced institutions like commercial bank, investment bank, stock exchanges and the foreign exchange market. Foreign exchange market तैयार हुआ, स्टॉक एक्सचेंज तैयार हुए जिसको आप शेयर बाजार भी कहते हो, कमर्शियल बैंक भी आ गए। ठीक है ना, चलो। और उसके बाद बेटा क्या हुआ करता था कि बेटा आरबीआई को बहुत पावर दे रखी थी गवर्नमेंट ने, आरबीआई को बहुत पावर दे रखी थी। अब देखिए बेटा जब आप पावर देते हो ना तो कंट्रोल आता है, घमंड आता है। देखिए क्या हुआ कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो किए गए, आरबीआई को एक एक रेगुलेटर बना के रखा गया। 1991 से पहले रेगुलेटर का मतलब जो रेगुलेट करता है, जो संचालन करता है। बट अब 1991 में आरबीआई की जो रेगुलेटर की पोजीशन थी वो छीन ली गई और आरबीआई को फैसिलिटेटर कहा गया। मैं आपको समझाता हूं बेटा क्या कहते हैं। देखो आपको पता है टीचर को भी फैसिलिटेटर कहते हैं, ये बात पता है आपको? नहीं पता? टीचर को भी स्कूलों में, कई स्कूलों में फैसिलिटेटर बोला जाता है, जो फैसिलिटेट करवाता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो चीजों को देता है बच्चों को, फैसिलिटेट करवाना, है ना, मुहैया करवाना। और रेगुलेटर कौन होता है बेटा? रेगुलेटर जो अपनी मन की चलाता है, जो क्लासरूम को कंट्रोल करता है कि हम जो कह रहे हैं वही होगा, उसे रेगुलेटर कहते हैं। तो आरबीआई की रेगुलेटर पोजीशन छीन ली गई और आरबीआई को फैसिलिटेटर बना दिया गया कि तुम मालिक नहीं हो, नौकर हो। ठीक है ना, नौकर की तरह काम करो। किसके नौकर? जनता के नौकर, जनता के सेवक हो तुम, मालिक बन के मत रहो। ठीक है ना, तो ऐसा बोला गया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एम्स टू शिफ्ट द आरबीआई रोल फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, गिविंग बैंक्स मोर डिसीजन मेकिंग फ्रीडम। और बैंकों को डिसीजन मेकिंग फ्रीडम दी गई। अब हर चीज में आरबीआई बोलने या टोकने नहीं आएगा। दीज रिफॉर्म्स इनकरेज द एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। बेटा हमारे देश में फॉरेन बैंक्स भी आए। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को बढ़ा के 74% तक कर दिया गया एंड अलाउड एलिजिबल बैंक टू ऑपरेट ब्रांचेस विदाउट आरबीआई अप्रूवल। और बेटा अब हमको ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन बैंकों में 74% तक बढ़ा दिया गया, यानी कि जो कमर्शियल बैंक अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो वो फॉरेन कंपनी से पैसा ले सकते हैं अप टू 74% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वाइल बैंक्स कैन रेज फंड डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बैंक हैं ये देश के अंदर से भी पैसा ले सकते थे और देश के बाहर से भी पैसा ले सकते हैं, इंटरनेशनली भी ले सकते हैं। आरबीआई रिटेन्स की पावर्स टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स एंड नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई सच एज म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, मर्चेंट बैंकर्स आर नाउ परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। क्या बोला गया बेटा कि आरबीआई को हमने रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया, तो आरबीआई अब अपना लोगों के, जनता के लिए काम करती थी। आरबीआई का काम था कि भैया देश की सेवा होती रहे, देश आगे बढ़ता रहे, देश के बैंकिंग सिस्टम को कोई दिक्कत ना हो, ये सब आरबीआई का काम था। बाकी हमारे देश में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना बेटा, जब कोई बाहर की कंपनी हमारे देश की कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मान लो आपकी कंपनी अमेरिका की, मेरी कंपनी इंडिया की, आपकी अमेरिका की कंपनी ने हमारी इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उसे कहेंगे बेटा एफ आई आई या एफ पी आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन सबको अलाउ किया गया कि भैया वेलकम है, आइए इंडिया में, अतिथि देवो भव, आइए और इंडिया में आके बिजनेस करिए और हमारे लोगों को ज्ञान दीजिए और पैसा यहाँ पे बढ़ाइए। तो ये थे बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब हम बात करते हैं, देख सकते हैं आप, ये बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो आप कहते हो ना नास्डैक, तो ये नास्डैक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क है ना वहां पे, तो ये न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज लिस्टेड होती हैं।
और ये भी यहाँ पे भी इंडियंस अगर आप चाहो तो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी ये है बेटा हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने देखी होंगी अपने शहरों में। और ये है हमारे देश का सेंट्रल बैंक जिसका नाम है आरबीआई। तो कुछ फोटोज हैं आपके लिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक टैक्स रिफॉर्म्स पे। तो सर टैक्स में क्या क्या किया गया ये बताइए। ठीक है, देखो बेटा बताते हैं। होता क्या था, देखिए जब बेटा टैक्स बहुत ज्यादा लगते थे तो प्रॉब्लम ये थी कि लोग टैक्स भरते ही नहीं थे, टैक्स की चोरी होती थी। ठीक है ना, जिसको आप काली कमाई भी कहते हो, 2 नंबर की कमाई भी कहते हो, है ना, ब्लैक मनी भी कहते हो। तो ब्लैक मनी के ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं। हमारे जो जो, जो आपके वो है ना हीरो, क्या नाम है उनका, रजनीकांत जी, है ना। तो जिनको भैया साउथ के लोग तो भगवान ही मानते हैं। तो रजनीकांत जी की एक पिक्चर है शिवाजी, तो आप शिवाजी पिक्चर जरूर देख सकते हैं। देखी होगी कुछ बच्चों ने शिवाजी, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है और सारे जो अच्छे अच्छे काम होते हैं वो शिवाजी करते हैं। रजनीकांत की बहुत पुरानी मूवी है, हम लोग बचपन में देखा करते हैं तो आज भी देखते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है ना। तो अब देखो बेटा यहाँ पे कहानी है क्या, कि टैक्स रिफॉर्म्स आपको यहीं पे समझ में आ जाएंगे, आपको कोई लंबी लंबी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है लिखा है, वही है जो लिखा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज के बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, हाँ फिर प्राइवेटाइजेशन है। चलो बहुत बढ़िया। तो आते हैं भैया अपने टैक्स रिफॉर्म्स पे आते हैं देर किए बिना। देखिए बेटा टैक्स रिफॉर्म्स पहले यहां समझते हैं क्या होता है। देखो अर्लियर, अर्लियर मतलब 1990 से पहले, और नाउ नाउ मतलब 1991 के बाद। तो 1991 से पहले इनकम टैक्स रेट वर वेरी हाई। बेटा बहुत ज्यादा रेट थे, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था लोगों से, जिसकी वजह से बहुत कम लोग टैक्स भरते थे। सो लेस पीपल पेड टैक्स, ठीक है ना। पीपल डिड टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स से बच जाना। तो लोग टैक्स से बच जाते थे, टैक्स भरते नहीं थे, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता था, गवर्नमेंट की कमाई नहीं हो पाती थी। 1991 के बाद इनकम के जो टैक्स हैं वो कम कर दिए गए, मोर पीपल पेड टैक्स। टैक्स रेट कम होने के बाद बहुत से लोगों ने टैक्स भरना शुरू कर दिया। टैक्स के कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब बेटा पालन, है ना, पालन। टैक्स का जो कंप्लायंस लेवल है वो बढ़ाया गया और इनकम टैक्स अथॉरिटी को बहुत पावर दी गई। तो आपने देखा होगा बेटा, यहां पे एक मूवी का नाम लेता हूं, रेड। आपने एक रेड मूवी देखी होगी, देखिए क्या किसी ने, रेड, रेड देखी क्या, रेड, अजय देवगन की रेड मूवी है, रेड 1 और रेड 2। तो वहां पे वो इनकम टैक्स वाले होते हैं ना, रेड मारते हैं लोगों के घर पे। तो खंबे से पैसा निकल रहा है, स्विमिंग पूल से पैसा निकल रहा है, गेहूं की बोरियों से पैसा निकल रहा है। तो बेटर टैक्स कंप्लायंस, बहुत बेहतर हो गया टैक्स कंप्लायंस। जो लोग टैक्स नहीं भरते थे उनके यहां छापा पड़ता था, उनको जेल होती थी, सजा होती थी। ये तो हो गया भैया डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा, जो लगता मेरे ऊपर है और देता भी मैं हूं। जैसे कि मैं ह्यूमैनिटीज मास्टर्स पे काम कर रहा हूं, मैंने पैसे कमाए, पैसे कमाए तो मेरी इनकम पे जो टैक्स लगा उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जिसे हम कहते हैं कि भाई लगा भी मेरे ऊपर, लिवाइड ऑन मी, पेड बाय मी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, बिल आया, बिल में टैक्स जुड़ा हुआ है। कायदे से देखा जाए तो रेस्टोरेंट का बिल, रेस्टोरेंट का जो टैक्स है वो किसको भरना चाहिए, रेस्टोरेंट वाले को भरना चाहिए, लेकिन वो लेता किससे, आपसे। इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, कि लगता किसी और के ऊपर है, भरता कोई और है। ठीक है ना, नाम से समझ में आ रहा होगा। तो पहले डिफरेंट डिफरेंट टैक्स थे, जैसे कि बेटा सेल्स पे सेल्स टैक्स, सर्विस पे सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज भी लेते थे एसी चलाने का, सर्विस चार्ज। मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी, है ना। और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, डिफरेंट रूल्स इन डिफरेंट स्टेट। अभी आप देखोगे बेटा तो पेट्रोल के दाम, पेट्रोल के दाम आपको हर स्टेट में, दिल्ली जाओगे तो अलग पेट्रोल, यूपी जाओगे तो अलग पेट्रोल, है ना। मध्य प्रदेश जाओगे तो पेट्रोल का रेट अलग मिलेगा आपको, महाराष्ट्र जाओगे तो पेट्रोल का रेट अलग मिलेगा। तो अलग अलग पेट्रोल वगैरह के दाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि बेटा डिफरेंट स्टेट डिफरेंट रूल, ठीक है ना, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल है, अलग अलग टैक्स है। लेकिन बेटा अब आता है जीएसटी। कब आता है, 2017 में जब जीएसटी अनाउंस होता है। तो कॉमन टैक्स जीएसटी ऑन सेल सर्विस मैन्युफैक्चरिंग। तो चाहे सेल्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स, सेम रूल ऑल ओवर इंडिया। और पूरे इंडिया में सेम रूल रखा गया, ठीक है ना। यह हुआ बेटा रिफॉर्म, कब हुआ, 2017 में। ध्यान से सुनेंगे एक बात, अभी भी मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी में 4 चीजें नहीं आती, है ना। 4 चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी में नहीं आती, क्या हम लोग नाम जानते हैं, बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला पेट्रोल,
पेट्रोल जीएसटी में नहीं आया है, इसी वजह से आप अभी भी देखेंगे तो यूपी में पेट्रोल का अलग रेट है, दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, बंगाल में अलग है, क्योंकि अभी भी स्टेट टैक्स लगता है पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है। दूसरा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ। व्हाट इज एटीएफ? बेटा एविएशन समझते हो, हवाई जहाज में भरने वाला जो तेल होता है ना, पेट्रोल, उसे एटीएफ कहते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये भी जीएसटी के अंतर्गत अभी नहीं लाया गया है और ना ही कभी लाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लिकर यानी कि शराब, शराब आप यूपी में आएंगे तो थोड़ी महंगी मिलेगी, गुड़गांव जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे तो सस्ती मिलेगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से बेटा सिगरेट, ठीक है ना, या आप कह सकते हो टोबैको, है ना, गुटखा, पान बीड़ी, मसाला। तो सिगरेट, लिकर, एटीएफ और पेट्रोल, चार चीजों को अभी जीएसटी के बाहर रखा गया है। इसी वजह से आपको इन चीजों के रेट अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। दिल्ली से लखनऊ आना है तो फ्लाइट के टिकट कुछ और है, उतनी ही डिस्टेंस आपको कवर करनी है। दिल्ली से कश्मीर जाना है तो फ्लाइट के टिकट बढ़ गए, इस तरह से आपने देखा होगा। ये इसका रीजन क्या है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी इसका एक रीजन है कि अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्सेस। आगे देखते हैं बेटा, दो तरीके के टैक्स होते हैं बच्चों, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। सॉरी, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स वही भरता है जिसके ऊपर लगाया जाता है। टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर डायरेक्टली फ्रॉम हिज ओन पॉकेट टू गवर्नमेंट, एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स ऑन कंपनीज, ठीक है ना। तो जैसे मेरे ऊपर, मैं ह्यूमैनिटीज मास्टर्स में काम कर रहा हूं, मेरी सैलरी आई तो टैक्स कट गया, एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये आपका इनकम टैक्स होता है, ठीक है। और जैसे मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगता है, वैसी कंपनी के ऊपर कल को अगर ह्यूमैनिटीज मास्टर्स के ऊपर टैक्स लगेगा तो उसे हम कॉर्पोरेशन टैक्स कहेंगे। डन। तो यस, रिफॉर्म्स मेड इन इट आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। जो रिफॉर्म डायरेक्ट टैक्स के लिए किए गए उनको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। रिफॉर्म क्या किए गए ये मैंने यहां पे आपको बता दिया, ठीक है ना। जो रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स के लिए किए गए उनको इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म कहते हैं, क्या किए गए ये मैंने आपको बता दिया। देख सकते हैं कि रिफॉर्म्स मेड इन इट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। सेलर्स कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, है ना, एक्साइज टैक्स, जीएसटी, ये सारे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो लगते किसी और के ऊपर है, भरता कोई और है ना। चलो भाई, तो अब आप पढ़ के देख सकते हो बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक बार आप बेटा इसको रीड कर लो। एक 30 सेकेंड्स का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 30 सेकेंड्स ब्रेक, और फिर वापस आते हैं, ठीक है ना। तो कोई कहीं जाएगा नहीं, आप 30 सेकेंड फॉरवर्ड कर सकते हो या आप पॉज करके पढ़ सकते हो, तो पढ़ लो। चलो बच्चों, है ना, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने बोला भैया 30 सेकेंड का ही है, तो 30 सेकेंड का ही ब्रेक है ना, ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना अपने को, हटा देते हैं इसको। चलो बहुत बढ़िया। तो जो जो बेटा आपने अभी तक यहां पे पढ़ा बस वही यहां पे लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा नहीं हुआ है। टैक्स रिफॉर्म्स डील्स विद चेंजेस इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, कलेक्टिवली नोन एज फिजिकल पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको बेटा नेशनल इनकम में ये चीज पढ़ाई थी कि जब गवर्नमेंट कुछ करती है तो वो फिजिकल पॉलिसी कहलाती है, अगर इकोनॉमी को सही करने के लिए कर रही है। आरबीआई कुछ करती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। सिंस 1991 इनकम टैक्स रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू डिस्करेज टैक्स इवेजन एज मॉडरेट रेट्स आर सीन टू प्रमोट सेविंग्स एंड वॉलंटरीली इनकम डिस्क्लोजर। क्या बोल रहे हैं भैया? ये बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो टैक्स होता है जो लोगों की कमाई पे लगता है और कंपनीज के प्रॉफिट पे लगता है। 1991 के बाद डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया गया, लोग खुद से ही अपनी इनकम बताते हैं और टैक्स भर देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैव आल्सो बीन ग्रेजुअली लोवर्ड। जो कंपनीज के ऊपर लगने वाला टैक्स है, जैसे कल को ह्यूमैनिटीज मास्टर्स के ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है तो उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, उसको भी कम कर दिया गया। 2016 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू अलाउ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉलिटी के स्टूडेंट हो ना, बताओ बेटा कि जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया, ठीक है ना, बताएंगे कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपका होमवर्क है, यहां पे आपका होमवर्क है, स्टार लगा रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। टू इंप्लीमेंट द जीएसटी एम्ड एट इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रिड्यूसिंग इवेजन एंड अचीविंग वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है बेटा, एक देश एक टैक्स एक मार्केट, ठीक। यही रीजन है कि आपको कुरकुरे दिल्ली में भी 10 का मिलता है, पुणे में भी 10 का मिलता है, लखनऊ में भी 10 का मिलता है, बिहार में भी 10 का मिलता है, क्योंकि कुरकुरे पे जो टैक्स लग रहा है वो आपका क्या है? जीएसटी है, और जीएसटी हर जगह
क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। टैक्स रिफॉर्म्स आल्सो फोकस ऑन सिंप्लीफिकेशन। टैक्स को सिंपल किया गया, लोगों को समझ में आए कि टैक्स कैसे भरते हैं। कंप्लायंस इजियर, लोगों को टैक्स भरना आसान हो जाए। जैसे मैं बता रहा हूं बेटा, मैं अपना टैक्स खुद ही भर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं। तो आपको पता होगा कि टीचर जो है वो प्रोफेशनल्स में आते हैं। तो हमारा कटता है टीडीएस। क्या कटता है, टीडीएस। तो टीडीएस जो कटता है हमें भैया वापस लेना पड़ता है सरकार से, तो रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो मैं अपना टैक्स खुद ही भर देता हूं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बहुत आसान है ना। पोर्टल पे लॉगिन करो, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो ना, और जो है लॉगिन करो, तुमने जितना भी कमाया होगा सब लिस्ट आ जाएगी तुम्हारे सामने। अपना डिडक्शन का सेक्शन इनपुट करो, भर दो टैक्स उठा के, ठीक है ना, पैसा सारा वापस आ जाता है। स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर एंड लोअर रेट्स, रेट को कम कर दिया गया, प्रोसीजर अच्छे कर दिए गए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़े, हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़े, हमने टैक्स रिफॉर्म पढ़े। अब चौथा रिफॉर्म है बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, कि फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए हमारे कंट्री ने क्या क्या किया। 1991 टू एड्रेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रुपीज वाज डिवैल्यूड बूस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो। बेटा 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट को एड्रेस करने के लिए रुपीस को डिवैल्यू किया गया। अब देखो बेटा डिवैल्यू क्या होता है बताता हूं। देखो मान लो कि बेटा आज $1 की कीमत आपके लिए ₹70 है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप ₹70 लेके जाओगे तो आपको $1 मिलेगा, ठीक है। अब मान लो $1 की कीमत आपके लिए ₹75 हो गई, यानी कि बेटा इसमें आपका नुकसान हो गया। अब आपको $1 लेने के लिए ₹75 देने पड़ेंगे, यानी कि ₹5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसे कहते हैं बेटा रुपीस का डेप्रिसिएशन। यहां पे क्या हुआ, रुपीस का। अच्छा हमको डॉलर से कोई मतलब नहीं है, हम तो रुपी देखेंगे ना। तो ये क्या हो गया बेटा, रुपी का डेप्रिसिएशन हो गया, रुपी का डेप्रिसिएशन हो गया। और अगर $1 ₹50 का हो गया, या मान लीजिए 60 का हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका रुपी का एप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया, एप्रिसिएशन। यानी कि अब हमको $1 लेने के लिए मात्र ₹60 देने पड़ेंगे, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई। तो देखेंगे बेटा ये तो होता है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। अब आप पूछोगे सर ये कैसे होता है बेटा, जो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस होते हैं ये उनकी वजह से होता है। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट खुद से भी अपनी करेंसी की वैल्यू को मार्केट में डाउन कर देती है। क्यों, क्योंकि अगर हमारी करेंसी सस्ती होगी तो अमेरिका से या बाहर के देशों से हमारे पास सामान खरीदने की डिमांड आएगी। हम सोचो, हम पहले फोन ये बेचते थे ₹70 का, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, ₹75 का कर दिया। तो अमेरिका वालों के लिए सोचो बेटा, उनके लिए इंडिया सस्ती कंट्री हो गई। अब उनको $1 देने पे ₹75 मिल रहे हैं। तो पहले वो एक फोन मांगते थे, अब वो ज्यादा फोन मांग रहे हैं। ज्यादा फोन मांग रहे हैं तो हम उनको ज्यादा फोन बेच रहे हैं तो हमारी इनकम हो रही है। तो कभी कभी गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती है बच्चों, कभी कभी गवर्नमेंट जानबूझ के करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, ठीक है ना। इसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट करती है तो उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन, और जब गवर्नमेंट जानबूझ के बढ़ाती है तो उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन। बेटा नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सर इंडिया में ध्यान से सुनेंगे बेटा, इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बेटा फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों चाइना में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या है, फिक्स्ड है। यानी कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट तय करती है बेटा। तो अब ये मत सोचना कि कोई कंट्री ऐसी है ही नहीं जो फॉरेन एक्सचेंज को तय करती है। चाइना जैसे देशों में फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है बेटा। तो डीवैल्यूएशन का मतलब समझ गए कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के क्या कर दिया, हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, ताकि अमेरिका वालों के लिए रुपीस सस्ता हो जाए और वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, हमारे देश में पैसा आए। तो 1991 में बेटा किया गया सरकार की तरफ से। दिस रिफॉर्म ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर मार्केट ड्रिवन डिटर्मिनेशन ऑफ द रुपीज वैल्यू, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल विद एक्सचेंज रेट्स नाउ लार्जली गाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन बेटा ये हमेशा के लिए नहीं किया गया, थोड़े टाइम के लिए किया गया। उसके बाद मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के लिए फॉरेन एक्सचेंज को छोड़ दिया गया, ठीक है ना। गवर्नमेंट बार बार तय नहीं करती थी। चलिए आगे देखते हैं।
और अगला जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, कि ट्रेड यानी कि व्यापार और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि 1991 से पहले और 1991 के बाद टैरिफ रेट बहुत ज्यादा थे। यानी कि जब आप इंपोर्ट करते थे, जैसे बेटा मान लेते हैं मैंने ये फोन अमेरिका से मंगाया, मान लेते हैं ये आईफोन है, अभी है नहीं बेटा, मान लेते हैं कि ये आईफोन है और मैंने ये फोन अमेरिका से मंगाया। जब मैंने ये फोन आपका अमेरिका से मंगाया तो बहुत सारा मुझे क्या देना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। अच्छा, आपको क्यों लगता है बेटा आईफोन इतना महंगा क्यों है? मैं आपको एक अपनी बात बता देता हूं। जो इंडिया में आप आईफोन खरीदते हो, मान लो आप आईफोन खरीद रहे हो, आईफोन 17 प्रो मैक्स है ना, प्रो मैक्स आप खरीद रहे हो, तो ये कितने का है भाई इंडिया में? लगभग 1.5 लाख रुपए का। कहां पे? इंडिया में। लेकिन बेटा आप जाओ अमेरिका, जाओ अमेरिका में ये फोन खरीदो और इंडिया लेके आओ, ये आपको पड़ेगा लगभग 1.20 का। ठीक है ना, इन इंडिया और इन अमेरिका। समझ गए ना? ये क्यों महंगा हो रहा है भैया इंडिया में? महंगा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। ध्यान से सुनेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी लगती है। ये कोई नहीं कह रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया, कभी भी कोई भी सरकार इंपोर्ट ड्यूटी खत्म नहीं करेगी। ठीक है ना? क्या किया गया? इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया, टैक्स रेट को कम कर दिया गया। ठीक है ना? तो ये किया गया। टैरिफ रेट बहुत ज्यादा थे, है ना? अब 1991 के बाद टैरिफ रेट को कम कर दिया गया, खत्म नहीं किया गया, कम किया गया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग फॉर ऑल गुड्स, इंपोर्ट लाइसेंसिंग में अबॉलिश्ड एक्सेप्ट सम गुड्स। जो लाइसेंसिंग थी इंपोर्ट के लिए वो अबॉलिश कर दी गई। इंपोर्ट पे जो कोटा लगाया जाता था, कोटा लिमिट, है ना, कि भैया आप इतने ही फोन मंगाओगे, उतनी ही कारें मंगाओगे, वो खत्म कर दिया गया। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस पहले थे, अब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए, बल्क क्वांटिटी कैन बी इंपोर्टेड। एक्सपोर्ट पे भी रेस्ट्रिक्शन था, गवर्नमेंट हमारी ये कहती थी अगर सारा गेहूं बाहर भेज दोगे तो खाओगे क्या? तो एक्सपोर्ट पे भी रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन को भी खत्म कर दिया गया। कस्टम ड्यूटी वॉज चार्ज ऑन एक्सपोर्ट्स एंड देयर वर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो। इंपोर्ट पे लगने वाली ड्यूटी या टैक्स को हम इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ कहते हैं, और एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स या ड्यूटी को हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो एक्सपोर्ट को भी क्या किया गया बेटा? एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी खत्म कर दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव्ड फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आल्सो, सो एक्सपोर्ट कुड बी मेड इन लार्ज क्वांटिटीज, कि भैया एक्सपोर्ट जो है लार्ज क्वांटिटीज में लोग कर पाए। है ना? पढ़ने में आ रहा है ना बेटा? हाँ, पढ़ने में तो आ रहा है ना? थोड़ा चमक रहा होगा व्हाइट व्हाइट, बट पढ़ने में आ रहा होगा क्योंकि व्हाइट पे थोड़ा रोशनी, मेरा कैमरा ज्यादा फोकस करता है। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो यहां पे देख लेते हैं, जो जो पढ़ा बेटा वही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो जो हम लोगों ने पढ़ा वही यहां पे लिखा है। Trade and investment liberalization was introduced to boost international competitiveness, attract foreign investment and promote modern technology in India. देखो बेटा, जब हम अपने देश के दरवाजे खोलते हैं तो सिर्फ पैसा ही नहीं आता है बेटा, टेक्नोलॉजी भी तो आती है। भैया आज जो ये स्मार्ट बोर्ड हम चला पा रहे हैं, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, कोई इंडिया का है क्या? नहीं बेटा, टेक्नोलॉजी भी तो आ रही है ना इंडिया में। आज जो आप गाड़ियां लेके घूम रहे हो वो भी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं फॉरेन से ही आई है। ठीक है ना? हाँ, हमारी इंडियन कंपनीज ने कारें बनाई हैं, बट कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी आना भी एक उनका ही मतलब बाहर की कंट्रीज का रोल है। ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत पहले ही गाड़ियां वाड़ियां बना ली थी, है ना? तो टेक्नोलॉजी भी आती है। द गोल वॉज टू इनहांस एफिशिएंसी इन लोकल इंडस्ट्रीज विच हैड बीन हिंडर्ड बाय हाई टैरिफ, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। गोल क्या है? गोल ये है कि बेटा जो इंडिया की कंपनीज हैं उनको थोड़ा और कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स थी, टैरिफ थे, इनको कम किया जाए। रिफॉर्म फोकस ऑन डिसमेंटलिंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड रिमूविंग इंपोर्ट लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर हजार्डस और एनवायरमेंटली सेंसिटिव गुड्स। By April 2001, restrictions on consumer goods and agriculture imports were lifted and export duties were removed to strengthen India's global trade position. 2001 तक जो रेस्ट्रिक्शन थे कंज्यूमर गुड्स पे, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पे, उनको हटा दिया गया। जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी उनको रिमूव कर दिया गया ताकि इंडिया के ग्लोबल ट्रेड पोजीशन को बढ़ाया जाए, इंडिया को ग्लोबल ट्रेड पोजीशन में नंबर 1 पे लाया जाए। ठीक है? तो अब सिंपल भैया, ये कुछ नहीं है, आप समझ लो कि बेटा इंडिया से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता है,
कुछ बाहर के देश इंडिया पे टैरिफ लगाने की कोशिश भी करते रहते हैं, ये सब इकोनॉमी में चलता रहता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, कभी ज्यादा कभी कम। और इंडिया के जो प्रोटेक्शनरी टैरिफ है, एवरेज अप्लाइड ड्यूटीज फॉर सिलेक्टेड इंपोर्ट्स टू इंडिया बाय मोस्ट फेवरेट नेशन इन 2023, इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है बेटा, वो किस आइटम पे सबसे ज्यादा ड्यूटी लग रही है वो आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो ड्यूटी लग रही है वो अल्कोहल और टोबैको पे लग रही है, ठीक है ना, इसीलिए शराब आप देखते हैं थोड़ी महंगी भी होती है। ऑयल सीड फैट और ऑयल्स पे 60%, शुगर्स और कन्फेक्शनरीज पे 51, कोकोआ टी कॉफी स्पाइसेस 47, सीरियल्स फूड प्रिपरेशन 37.8, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 34, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट 28 और क्लोथिंग पे 20%, ठीक है ना। चलो ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब है ना, अब हम आते हैं, उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आप लोगों ने बेटा लिबरलाइजेशन का जो ये टॉपिक है ये अच्छे से समझा होगा। कितने रिफॉर्म्स पढ़े गिनते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़े, फिर हम लोगों ने टैक्स रिफॉर्म पढ़े, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़े, 3 हो गए। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म पढ़े, 4 हो गए। और कुछ पढ़ा क्या हम लोगों ने? नहीं ना, इतने ही पढ़े ना, 4-5 हो गए, एक कोई और मिस हो रहा होगा, वो हो गया। तो ये हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ये 4-5 थे ना। हाँ, तो ये 4-5 रिफॉर्म्स हमने अच्छे से पढ़े। कहां पे? लिबरलाइजेशन के टॉपिक में। अब हम आते हैं, हमने एल समझ लिया, अब हम पी पे आते हैं कि सर ये पी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पी। पी से आप क्या समझते हैं बेटा? पी से होता है प्राइवेटाइजेशन। इसकी कहानी सुनाता हूं, कहानी ही सुनाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि पढ़ाने वाला है भी नहीं है। कहानी सुन के जितना अच्छे से समझ लोगे समझ लो, बाकी कहानी पीछे लिखी हुई है, पढ़ के पढ़ भी लेना पीडीएफ से, और पढ़ा तो रहा ही हूं वैसे भी, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा पानी पी के फिर आगे शुरू करते हैं। ओके, देखो बेटा, आप में से बहुत से बच्चे, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के हैं, कॉमर्स के हैं, अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप में से बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो, सरकारी नौकरी की। हमने भी करी है, हम भी करी है, हमें मिली नहीं, ठीक है ना, हमें मिली नहीं, हम भी कर लेते। तो सीधी सी बात है, मैं कोई साधु आदमी नहीं हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिलती तो मैं भी कर लेता, बट मिली नहीं। तो और फिर पैसे कमाना जरूरत थी, तो जरूरत के हिसाब से काम किया, ठीक है ना। बहुत लंबे समय तक तैयारी नहीं कर सकते थे, बट ये हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाले, अच्छे अच्छे एग्जाम निकाले, तो उसका अपने आप को प्राउड फील करते हैं। बट हाँ, बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल पाई सरकारी, वो एक अलग कहानी है। यूपीएससी का पेपर भी हमने दिया, ठीक है ना, और वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, जो बीच बीच में मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब पढ़ा देता हूं, तो समझ में आ गया होगा कि थोड़ी बहुत तैयारी हमने करी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं बेटा प्राइवेटाइजेशन पे। तो आप सबको सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए? सर सरकारी नौकरी एक बार अगर चले जाओ ना तो निकाले नहीं जाओगे। प्राइवेट सेक्टर में क्या है बेटा, आज कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो, आज कहीं और कल कहीं और। लेकिन सरकारी नौकरी में क्या है, एक परमानेंट नौकरी होती है, महीने की 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, 8वां 9वां 7वां पे कमीशन लगता रहता है, सैलरी अपने आप बढ़ती जाती है। खासकर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, तो बहुत से बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, और नहीं तो पीसीएस वगैरह का पेपर देते हैं बच्चे, तो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए। ये सब नौकरियों के लिए आप तैयारी करते हो, फॉर्म भरते हो। देखिए, ये एक अच्छी बात है, बट ये एक बुरी बात भी है। कैसे, समझाता हूं। जब हमको ये लगने लगेगा ना कि हमको तो कभी नौकरी से निकाला ही नहीं जाएगा, ठीक है ना, इन दैट केस क्या होगा कि मैं हमेशा आराम करने के बारे में सोचूंगा। भैया मुझे पता लग गया कि मुझे जिंदगी भर पैसा मिलना है, मैं काम करूं या ना करूं, तो मैं आराम करता रहूंगा। देखिए, ये एक एटीट्यूड, और मेरे अंदर नहीं है ये एटीट्यूड, ये एटीट्यूड आपने सरकारी एम्प्लॉयज के अंदर देखा होगा, ठीक है ना। अब ये इस समय तो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे स्टेट में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई हैं। एग्जांपल देता हूं, मैं, मेरा अपना दोस्त है, तो मेरा अपना दोस्त है, वो एक अच्छी पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो बिल्कुल छुट्टियों के लिए परेशान रहता है, टाइम से ऑफिस जाता है, टाइम से आता है, पूरा काम अपना ईमानदारी से करता है। तो वो बताता है कि यार अब वो जमाने नहीं रह गए जहां पे सरकारी नौकरी का मतलब आराम हुआ करता था। तब काम करना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है, मेहनत से काम करना पड़ता है, तब 4 पैसे कमाते हैं। एग्रीड। लेकिन बेटा जब पहले 1990, 80, 70, 60 की हम बात कर रहे हैं, वहां पे सरकारी नौकरी के मजे ही अलग थे। मौज करो, पैसा आता रहेगा, इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, लेकिन पैसा गिर रहा है, काम हम कर रहे हैं और ना कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि बेटा जो गवर्नमेंट के कंपनीज थी, उनको लगातार लॉस होता रहा, क्योंकि लोग काम करते नहीं थे।
सैलरी टाइम से लेते थे, ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मैसिव लॉसेस फेस करने पड़े, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उनको चलाती रही चलाती रही चलाती रही। गवर्नमेंट के क्या होगा बेटा, आपका कोई बिजनेस है जो लॉस में चल रहा है, आप फिर भी चलाते रहोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। आपका लॉस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और मेरे प्यारे बच्चों प्राइवेटाइजेशन करने की नौबत आ गई। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो अच्छी नहीं चल रही हैं, जो सरकार ना चला पा रही हो, वो दे दे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन दो तीन तरीकों से होता है। पहला तो आप पूरा का पूरा बेच देते हो, ठीक है ना, जिसको पूरा का पूरा सेलिंग ही कहते हैं, जैसे एयर इंडिया को बेच दिया गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप को। दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट की कंपनी गवर्नमेंट की रहेगी, शेयर्स बेच के थोड़ा पैसा पब्लिक से उठा लेती है। एग्जांपल एलआईसी, गवर्नमेंट की एक कंपनी है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नाम सुना होगा। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी टीवी पे ऐड आता है। गवर्नमेंट ने 2021 में एलआईसी के 14 या 15% शेयर बेच दिए, मेरे पास भी है, मैंने भी खरीदे। तो इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और या क्या करती है बेटा गवर्नमेंट, तीसरा तरीका क्या करती है, गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स को मैनेज करना, रेलवे स्टेशन को मैनेज करना प्राइवेट कंपनियों को दे देती है, उसे कहते हैं हम मैनेजीरियल ट्रांसफर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये जो एयरपोर्ट्स हैं, आज गवर्नमेंट इनको मैनेज नहीं करती है, अडानी ग्रुप मैनेज करता है। अडानी ग्रुप, अडानी समझते हैं, गौतम अडानी जी। तो इसे कहते हैं मैनेजीरियल कंट्रोल को ट्रांसफर कर देना। तो तीन तरीकों से प्राइवेटाइजेशन होता है, जो मैंने पढ़ाया वही मैं आपको कहानी के तौर पे पढ़ाया, वही यहां पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू ट्रांसफर, ठीक है ना। देखिए, प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू ट्रांसफरिंग ओनरशिप नंबर वन, और मैनेजमेंट नंबर टू। या तो पूरा का पूरा उठा के बेच दो, नंबर वन ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, मालिकाना हक दे दो किसी को, जैसे एयर इंडिया में हुआ। नंबर टू मैनेजमेंट कर दो, मैनेजमेंट दे दो, जैसे कि एयरपोर्ट्स के साथ हुआ, अडानी ग्रुप को दे दिया। ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। और नंबर थ्री है डिसइन्वेस्टमेंट, नंबर थ्री है डिसइन्वेस्टमेंट की शेयर बेच दो, पैसा कमा लो। दिस कैन अकर इधर बाय द गवर्नमेंट विड्रॉइंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनीज और थ्रू आउटराइट सेल। या तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पूरा आउटराइट का मतलब पूरा पूरा उठा के बेच दो, या तो पूरा पूरा उठा के बेच दो, और या तो पब्लिक सेक्टर से विड्रॉ कर लो। सेलिंग पार्ट ऑफ अ पीएसयू इक्विटी टू द पब्लिक इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। और जब बेटा पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के इक्विटी शेयर्स यानी कि शेयर्स को बेच देती है, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। यह है तीसरा एग्जाम्पल है बेटा एल आई सी। तो मेरे और मेरे पापा ने 2021 में या 2020 में, मुझे बहुत अच्छे से डेट नहीं याद है, एलआईसी के शेयर खरीदे थे, ठीक है ना। आज भी हमारे पास एलआईसी के शेयर हैं जो लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं। द गवर्नमेंट एम्स टू इनहेंस फाइनेंशियल डिसिप्लिन। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए, मॉडर्नाइज ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मॉडर्नाइज हो जाए, प्राइवेट सेक्टर का पैसा लगे, leverage private capital and managerial expertise to improve PSU's performance. Privatization also encourage FDI inflow, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो प्राइवेटाइजेशन से बढ़ता है। एफडीआई समझते हैं बेटा, बाहर के देशों से आने वाला जो पैसा होता है, जो हमारे देश में कैसे आता है, बिजनेस के फॉर्म में, कि भैया एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जो सैटेलाइट से वाईफाई प्रोवाइड करवाएंगे। आपके घर में वाईफाई लगा है बेटा, कैसे लगा है, खंबे से लगा है ना, जो घर के बाहर खंबा है वहां से एक तार आती होगी, है ना, वाईफाई लगा होगा। अब एलॉन मस्क कह रहे हैं कि हम एक ऐसी सैटेलाइट लेके आए जो सोलर सिस्टम से यानी कि अंतरिक्ष से आपके घर पे सैटेलाइट प्रोवाइड करेगी, नाम है स्टारलिंक, स्टारलिंक। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर के देशों से आता है, उसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई। Additionally, some PSUs have been granted autonomy and special status like Maharatna, Navaratna और Mini Ratna to boost efficiency. कुछ होंगे खाली बैठे लोग, उन्होंने कहा कि सर एक काम करो, वो होते थे ना नवरत्न, अकबर के कोर्ट में पढ़ा होगा शायद आपने, जिसमें बीरबल और ये सब लोग थे, है ना। और ऐसी राजा थे एक विक्रमादित्य, तो उनके भी कोर्ट में नवरत्न थे। तो किसी ने गवर्नमेंट को आइडिया दिया होगा, कोई खाली बैठा होगा आदमी, वो सोच रहा होगा क्या करूं क्या करूं, पढ़ता होगा हिस्ट्री,
तो उसने क्या करा, उसने कहा कि भैया कुछ कंपनी को कहो महारत्ना, कुछ को कहो नवरत्ना और कुछ को कहो मिनी रत्ना। मिनी रत्ना का क्या मतलब हुआ? महारत्ना समझ में आता है, नवरत्ना समझ में आता है, व्हाट इज मिनी रत्ना? खैर नाम दिया गया, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो है ना, क्या क्या पढ़ना है भाई हम लोग को? डिसइन्वेस्टमेंट, महारत्ना, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं भैया, पढ़ लेते हैं, है ना। इधर आते हैं, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। ये देखिए बेटा, एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि आ, मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं, देखिए। एयर इंडिया, एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप की थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो अगेन टाटा ग्रुप के पास चली गई है। ये जो एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी एयर इंडिया को बेच दिया टाटा ग्रुप को, इसे कहते हैं बेटा आउटराइट सेल। नोट करेंगे, आउटराइट सेल। मैं आपको उन तीन तरीकों के बारे में बता रहा हूं जो प्राइवेटाइजेशन में किए जाते हैं। नंबर वन तरीका है आउटराइट सेल, एग्जाम्पल है एयर इंडिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं एयर इंडिया। दूसरा तरीका है एलआईसी के शेयर्स को बेचना, ठीक है ना, और इसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और तीसरा तरीका है, जैसे मैंने बताया कि लखनऊ का एयरपोर्ट जो है, लखनऊ का एयरपोर्ट अब कौन संभालता है? अडानी ग्रुप संभालता है। यानी कि मैनेजीरियल, इसको क्या बोलते हैं? मैनेजीरियल ट्रांसफर, कि भैया आपने मैनेजीरियल कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया। तो प्राइवेटाइजेशन तीन तरीकों से होता है, मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल दे दिए। अगर आपसे लाइन तो नहीं बन रही है, हाँ तो सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ किन किन तरीकों से प्राइवेटाइजेशन होता है, तो आपके पास तीन तरीके हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, आपके सामने एग्जांपल है, एयर इंडिया को 2021 में कंप्लीट सेल कर दिया गया टाटा ग्रुप को, मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी और मॉडर्नाइजेशन बढ़ाने के लिए। कितने की बोली लगी बेटा? 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगी, 18,000 करोड़ रुपए की बोली, बोली समझते ना, सेल हुई थी ना, बिड। नॉन कोर एसेट्स इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 14,718 करोड़, 14,718 करोड़ के सारे एसेट्स थे, ठीक है ना। एम्प्लॉइज जो पहले थे वही काम करेंगे, एम्प्लॉइज को निकाला नहीं गया, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को पेंशन वेंशन भी देती रही कंपनी। डिसइन्वेस्टमेंट भी किया गया ट्रांसपेरेंट मैनर में, लेटर ऑफ इंटेंट और शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ, और ट्रांजैक्शन दिसंबर 2021 में कंप्लीट हो गया। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे इमेज मिल गई थी तो मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो, आगे समझते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है आपके लिए, देखिए। The government disinvestment in Maruti Suzuki led to a shift from public to private ownership management, bringing in private investment and expertise. गवर्नमेंट ने मारुति को भी, जो है मारुति सुजुकी, ये एक प्राइवेट कंपनी अब हो गई है, पहले गवर्नमेंट के ओनरशिप थी इसमें। दिस एग्जांपल शोज हाउ अ फॉर्मरली गवर्नमेंट लिंक्ड कंपनी बिकेम्स इंडियाज लीडिंग कार मार्केट पोस्ट प्राइवेटाइजेशन। पहले मारुति जो बेटा कंपनी है वो गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी, बाद में ये मारुति सुजुकी हो गई। सुजुकी मेरे ख्याल से जापान की कंपनी है, जापान और इंडिया की कंपनी ने हाथ मिला लिया, जैसे हीरो होंडा, ठीक है ना। तो होंडा भी मेरे ख्याल से जापान की ही कंपनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां पहले जहां पहले मारुति का प्रॉफिट 146 करोड़ था, आज 146 करोड़ था, आज मारुति का प्रॉफिट 3 पॉइंट लाख, नहीं हाँ, आज मारुति का प्रॉफिट 7500 करोड़ है। डिफरेंस देख रहे हैं, कहां 150 करोड़, कहां 7,500 करोड़। पहले कहां, जहां 3 लाख या 3.5 लाख गाड़ियां बिकती थी, आज हर साल 18 या 18.5 लाख गाड़ियां बिकती हैं। तो अब आप सोच सकते हो बेटा, सोच सकते हो बहुत अच्छे से कि मारुति का जो बिजनेस है वो कितना बढ़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने के बाद, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट बेटा मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, है ना, और फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो देख लेते हैं भाई, पढ़ लेते हैं। एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फॉर इंस्टेंस इन 1991-1992 इट वाज टारगेटेड टू मोबिलाइज 2500 करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। द गवर्नमेंट वाज एबल टू मोबिलाइज 3040 करोड़, मोर देन द टारगेट। 1991-1992 में ये टारगेट रखा गया कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करके 2500 करोड़ रुपए कमाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एलआईसी का एग्जांपल दे चुका हूं। और गवर्नमेंट ने लगभग 3,040 करोड़ रुपए उठाए मार्केट से डिसइन्वेस्टमेंट करके, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था, टारगेट से ज्यादा पैसे कमाए। 2022 में गवर्नमेंट ने 46,000 करोड़
46,000 करोड़ रुपीस कमाए डिस इन्वेस्टमेंट करके। और ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। Critics point out that the assets of public sector enterprises have been undervalued and sold to the private sector. This means that there has been a substantial loss to the government and the outright sale of public assets. Moreover, the proceeds from this investment are used to offset the shortage of government revenue rather than using it for the development of PSCs and building social infrastructure. बताता हूं बेटा क्या लिखा हुआ है। लिखा यह हुआ है कि डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट कहां खर्च करती है। लोग सवाल आज भी इस पे उठाते हैं कि गवर्नमेंट वो पैसा कहां खर्च कर रही है। लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट वो पैसा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेटर करने के लिए खर्च नहीं कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आ रहा है वो समाज की सोशल वेलफेयर में खर्च किया जा रहा है, जो कि अनरिलेटेड एक्सपेंसेस है। मैंने पैसा उठाया जिस चीज को बेच के, कम से कम मैं उस चीज को बेटर तो करूं। मैंने शेयर्स बेच के पैसा उठाया एलआईसी के, तो कम से कम एलआईसी को बेटर तो करूं। लेकिन गवर्नमेंट एलआईसी को बेटर नहीं कर रही है, बल्कि वो सोशल वेलफेयर में चला जा रहा है सारा पैसा। ठीक है, ओके डन। तो बेटा अब नवरत्ना महारत्ना क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, एक है ना, वैसे तो मोहित सर आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं तो कम हिस्ट्री पढ़ा हूं। विक्रमादित्य एक राजा हुआ करते थे। तो कहीं मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी सी ये लाइन है कि बहुत विक्रमादित्य के जाने के बहुत सालों बाद भी लोग कहते थे कि राजा हो तो विक्रमादित्य जैसा हो। ठीक है ना। तो इफ यू आर अ किंग, बी लाइक विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य बड़े फेमस और बड़े शूरवीर राजाओं में इनका नाम था। विक्रमादित्य के कोर्ट में, है ना, 9 ज्वेल्स यानी कि नवरत्न हुआ करते थे। और उन्हीं से प्रेरित होकर हमने भी अपनी कंपनीज को नवरत्ना बनाया। कैसे, देखिए, द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम इतने भी बुरे नहीं हैं। क्या इतना बुरा हूं मैं? मां, मैं इतना भी बुरा काम नहीं कर रहा हूं। कुछ तो कंपनी से जो अच्छा कर रही हैं, ऑफ कोर्स अच्छा कर रही हैं। तो उनको बनाया गया महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। These designations grant greater managerial, financial and operational autonomy to help them compete in a liberalized global environment. ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? आजादी। कौन सी आजादी? काम करने की आजादी, कि आप जैसे मर्जी काम करो। तो ये जो बेटा स्टेटस मिला, इससे इन कंपनीज को आजादी मिली, ऑटोनॉमी मिली कि ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में डील कर पाए, कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर पाए। नाम देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। महारत्ना में आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। नवरत्ना में आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और आईआरसीटीसी। और मिनी रत्ना में आता है भारत संचार निगम लिमिटेड और एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद कर लेंगे तो ठीक है, कभी पेपर में आता है तो आप लिख के आ सकते हो। आगे देखते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन है तो पढ़ लेते हैं। डन। Most PSEs were established in 1950 to 1960 to promote self-reliance, infrastructure and employment, ensuring affordable quality service. Granting of status improve their performance. बेटा जब 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमने पिछले चैप्टर में बात करी है उनकी, जब 1950-60s में जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उस समय जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बनाया गया वो आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया। बट प्रॉब्लम वही है, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म। Through disinvestment led to partial privatization, recent policy aim to retain them in public sector, empowering them to expand globally and raise resources independently. सिंपल है बेटा कि अभी भी गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं उनको अच्छा करने दिया जाए, इसीलिए उन्होंने नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्ना जैसे उनको स्टेटस दिए हैं 9 ऐसी कंपनीज को जो बहुत अच्छा गवर्नमेंट में कर रही हैं। और अब बच्चों आता है आपका तीसरा लेटर जिसका नाम है पी, एलपीजी, जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। ओ सॉरी, ग्लोबल, ओ सॉरी, क्या ही बोल रहा हूं मैं भैया। तीसरा लेटर है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना। तो तीसरा लेटर है जी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। चलो मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, बट जैसे ये मैंने घड़ी पहन रखी है, तो ये घड़ी एक अच्छे ब्रांड की है। दिस दिस वॉच इज इंपोर्टेड वॉच फ्रॉम दुबई। तो ये दुबई से इंपोर्टेड वॉच है जो मैंने पहनी है। मैं कैसे खरीद पाया? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है।
आप चलो ये भी छोड़ो, आप प्यूमा के एडिडास के शूज पहनते हो नाइकी के, रीबॉक के, इंडियन कंपनीज तो है नहीं है, कैसे आया? ठीक। आप अपने हाथ में आईफोन रखते हो, कैसे आया? मैकबुक लैपटॉप रखते हो, लिनोवो का लैपटॉप रखते हो, आसूस एचपी का लैपटॉप रखते हो, कैसे आया? ग्लोबलाइजेशन। आप अच्छे अच्छे ब्रांड के टी शर्ट वगैरह पहनते हो, कैसे आया? ग्लोबलाइजेशन। आप ऑडी बीएमडब्ल्यू चलाते हो, कैसे आया? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना? आप जो है इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना? तो ग्लोबलाइज, अच्छा आप अमेरिका घूमने जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कैसे? ग्लोबलाइजेशन से। अमेरिका के लोग इंडिया घूमने आते हैं, हाँ ताजमहल जाओ अभी देखो कितने फॉरेनर्स आएंगे, कैसे आते हैं? ग्लोबलाइजेशन। बेटा ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया अब एक छोटा सा गांव बन के रह गई है। आप कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, इंसान आ सकता है, जा सकता है, सामान आ सकता है, जा सकता है, पैसा आ सकता है, जा सकता है, और इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना बेटा? ग्लोबलाइजेशन, टर्निंग द होल वर्ल्ड इनटू अ स्मॉल विलेज। और ये अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। ठीक है, चलो। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ country's economy with the world economy, policies promoting interdependence and integration। ठीक है ना? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर दें, है ना? मतलब हमारे कंट्री के दरवाजे दुनिया के लिए ओपन हो जाएं। पॉलिसीज प्रमोटिंग इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। ठीक है। इट क्रिएट्स नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज बियॉन्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड geographical boundaries, linking nations so that events in one part of the world influence others, turning the whole world into a borderless world। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नेटवर्क्स बढ़ें, एक्टिविटीज बढ़ें पूरी दुनिया में। हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाके हम काम कर सकें। ठीक है ना? हम पैसे कमा सकें, हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना दें। ठीक है ना? बॉर्डरलेस वर्ल्ड का एक नुकसान भी हुआ 2020 में, कैसे? कोरोना वायरस, है ना? जब सबको कोरोना वायरस हो ही गया था, तो वो क्यों हुआ? भैया चाइना के एक वुहान लैब से निकला हुआ वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। कैसे? हाउ? दुनिया में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान आ रहा है, जा रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन का एक नुकसान भी है। कोरोना वायरस कैसे फैला? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है ना? ना लोग आते जाते, ना कोरोना वायरस फैलता। लेकिन ये कोई सोल्यूशन तो हुआ नहीं। ठीक है, ये तो मैं आपको बस बता रहा हूं बातों बातों में। आउटसोर्सिंग है, टॉपिक देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ है ना? चलिए बहुत बढ़िया, डन डन। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है ना? चलिए कोई नहीं, पढ़ लेते हैं। तो कहां पे हैं बेटा हम? यहां पे हैं, ग्लोबलाइजेशन पे। चलिए ग्लोबलाइजेशन को देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में अब आता है बेटा ग्लोबल फुटप्रिंट, कि भारत कहां कहां पहुंच रहा है। Owing to globalization, you might find many Indian companies have expanded their wings to many other countries। बहुत सी इंडियन कंपनीज बेटा, मतलब ग्लोबलाइजेशन से हमें क्या फायदा हुआ ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बात यह है कि बहुत सी इंडियन कंपनीज जो हैं अब्रॉड भी गई, फॉरेन भी गई, और उन्होंने और भी कंट्रीज में अपनी बाहें फैलाई। फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी विदेश, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश एक सब्सिडरी कंपनी है ओएनजीसी की। तो ओएनजीसी विदेश, अ सब्सिडरी ऑफ द इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एंगेज्ड इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो ओएनजीसी का काम क्या है बेटा? ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करते हैं ये। हैज प्रोजेक्ट इन 16 कंट्री। आज ओएनजीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 16 देशों में चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टाटा स्टील का आपने नाम सुना होगा, जो कि 1907 में एक प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश हुई थी जमशेदपुर में, जमशेद जी टाटा ने करी थी। इज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल स्टील कंपनीज इन द वर्ल्ड विच हैव ऑपरेशंस इन 26 कंट्रीज एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन 50 कंट्री। टाटा स्टील का बेटा प्रोडक्शन प्लांट 26 कंट्रियों में है और अपना सामान वो 50 कंट्रियों में बेचते हैं। ठीक है, सब डेटा है, नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। टाटा स्टील में 50,000 लोग काम करते हैं पूरी दुनिया में। तीसरी कंट्री है HCL, जिसके फाउंडर है शिव नादर जी। तो HCL टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द टॉप 5 IT कंपनीज इन इंडिया, हैज ऑफिसेज इन 31 कंट्रीज एंड एम्प्लॉइज अबाउट 15,000 पीपल।
HCL नाम की कंपनी है, 31 कंट्रियों में है, इंडिया की कंपनी है और 15,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी का आपने नाम सुना होगा। इनिशियली वॉज अ स्मॉल कंपनी सप्लाइंग फार्मास्यूटिकल गुड्स टू बिग इंडियन कंपनीज, टुडे हैज मैन्युफैक्चरिंग इन होल ऑफ द वर्ल्ड। आज डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी जो कंपनी है वो उसका जो काम है वो बहुत सारे देशों में चलता है। ठीक है बेटा, चलिए आउटसोर्सिंग पे आते हैं। अच्छा, आपने अपने भैया या कोई दीदी को ऐसे लैपटॉप पे काम करते हुए देखा है घर में बैठ के? क्या करते हैं ये? ठीक है, अरे भाई सिंपल है, ये लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कि एडिटिंग हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, बीपीओ, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, कॉल सेंटर हो गया, क्लिनिकल एडवाइस हो गई। तो किसके लिए करते हैं बेटा? ये बाहर के देशों के लिए भी करते हैं। देखिए इंडिया में तो ये सब चल ही रहा है, बाहर के देशों के लिए भी करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरी दीदी है, ठीक है ना, मेरी दीदी मेरी सगी बहन है, तो मेरी जो सिस्टर है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आप कहते हो, और एक ऐसी कंपनी में है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि वो इंडिया की कंपनी के लिए काम नहीं कर रही है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आई गेस अमेरिका की है, उसके लिए मेरी दीदी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है ना, और बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है कि है बंदा इंडिया का लेकिन काम कर रहा है इंडिया में रह के किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, तो इसे हम कहते हैं बेटा क्या? आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग। ठीक है ना। सो बच्चों चलिए देखते हैं आउटसोर्सिंग क्या होती है। तो देखो लिखा हुआ है कि इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, राइट, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वर अर्लियर प्रोवाइडेड इंटरनली, लाइक लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टीजमेंट और सिक्योरिटी। क्या बोला जा रहा है भाई कि जब कोई और कंट्री किसी और कंट्री के लोगों की सर्विसेज लेती है, ध्यान रखेंगे गुड्स नहीं, सर्विसेज की बात हो रही है, सामान खरीदने बेचने की बात नहीं हो रही, वो तो ट्रेड में आ जाएगा। सर्विसेज की बात हो रही है कि जब कोई बाहर की कंपनी हमारे लोगों को नौकरी देती है जो पहले कोई और करता था, इंटरनली करते थे, जैसे कि लीगल एडवाइस है, कंप्यूटर की कोई सर्विस है, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, लेकिन अब वो किसी बाहर की कंट्रीज से करवा रही हैं, तो उसे हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज ग्रोन रैपिडली ड्यू टू फास्टर कम्युनिकेशन एंड द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आजकल बेटा सबके घर में वाईफाई लगा हुआ है, सबके पास जियो एयरटेल का इंटरनेट है और सबके पास बढ़िया बढ़िया लैपटॉप है, तो लोगों के पास कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अच्छी सुविधा है। तो इस समय ये जो इंडस्ट्री है आउटसोर्सिंग की बेटा काफी बूम कर रही है। अब अगर आप इस चार्ट को बेटा देखते हैं, जो मैं आपके सामने वर्ल्ड का चार्ट लेके आया हूं, एक बार देखेंगे तो बेटा आप ये पाएंगे कि इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है आउटसोर्सिंग के मामले में, यानी कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, इंडिया में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं बहुत अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, और आप इस समय देखेंगे बेटा कि आईटी सेक्टर वैसे ही बूम पे। तो इंडिया में आउटसोर्सिंग काफी अच्छे लेवल पे हो रही है, नंबर 1 पे आता है बेटा इंडिया आउटसोर्सिंग के मामले में। और इसका कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी में भी इंपैक्ट दिखता है कि भाई बहुत से लोग पढ़ लिख के नौकरियां कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, इंडिया में रहकर कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रह के कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आता है बेटा आपका फिलीपींस, तीसरे नंबर पे आता है आपका वियतनाम, चौथे नंबर पे आता है आपका, चौथा नंबर कौन है? मलेशिया, पांचवें नंबर पे है आपका अर्जेंटीना, छठे नंबर पे है मैक्सिको, सातवें नंबर पे है चाइना, आठवें नंबर पे है पोलैंड, नाइन्थ पे है ब्राजील और 10th पे है यूक्रेन। फिर भी नंबर 1 पे आप देखेंगे तो इंडिया, हमारा प्यारा भारत देश इंडिया ही है आउटसोर्सिंग के मामले में, जिससे कि यहां पे काफी लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं। अब आप पूछोगे सर आउटसोर्सिंग में करते क्या है? बेटा बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पे आउटसोर्सिंग देखने के लिए मिलती है, जैसे कि बीपीओ है, कॉल सेंटर है, रिकॉर्ड कीपिंग है, अकाउंटेंसी है, बैंकिंग है, म्यूजिक रिकॉर्डिंग है, फिल्म एडिटिंग है, बुक ट्रांसक्रिप्शन है, क्लिनिकल एडवाइस है, टीचिंग भी है जो आउटसोर्स की जाती है इंडिया से। अब आप पूछेंगे सर कि इंडिया से ही क्यों? बेटा देखिए बहुत सिंपल इसका रीजन है कि बाहर के देशों के पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस है ना, जर्मनी। तो ये इन लोगों के पास पैसा बहुत है और अपने को क्या है बेटा? पैसा चाहिए। ठीक है ना। तो दो रीजन है। पहला रीजन इसका ये है कि बेटा इंडिया में जो लेबर है ना, वो चीप है, चीप यानी कि सस्ता लेबर। अब आप प्लीज बुरा मत मानना, लेबर वैसा लेबर नहीं है ना, जो लोग फील्ड्स वगैरह में काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को लेबर नहीं कहते हैं, लेबर माने लेबर वर्क फोर्स, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको कलेक्टिवली लेबर बोला जा रहा है। ठीक है, तो चीप लेबर इंडिया में अवेलेबल है और
दूसरी चीज है बेटा, हाईली एजुकेटेड लोग इंडिया में हैं, पढ़े लिखे लोग इंडिया में हैं, ठीक है ना। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि बेटा आपको इतने, ये जितने भी लोग दिख रहे होंगे सब यंग दिख रहे होंगे, कोई भी वृद्ध या बूढ़ा आदमी आपको नहीं दिख रहा होगा, सारे यंग लोग दिख रहे होंगे। तो यंग लोग इंडिया में ज्यादा है, इंडिया यंग लोगों का देश। और इन लोगों की भी शादी वादी होती नहीं है तो पूरा पूरा टाइम नौकरी को देते हैं, एनर्जेटिक है, काफी एनर्जेटिक है, और आसानी से सब कुछ सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग भी है। भैया इंडिया में आप देखेंगे तो इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है प्रोफेशनली। तो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, जैसे हमें और आपको भी इंग्लिश बोलनी आती है, इंग्लिश पढ़नी समझनी आती है। तो ये 4-5 रीजन है बेटा जिसकी वजह से इंडिया आउटसोर्सिंग का हब बना बैठा है, ठीक है। यूजिंग मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंटरनेट दी सर्विसेज आर डिजिटाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड इन द रियल टाइम अक्रॉस बॉर्डर। तो बेटा इंटरनेट की वजह से, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज की वजह से ये सर्विसेज आज की डेट में डिजिटलाइज्ड हो रही हैं और बहुत अच्छा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में लोगों को नौकरी दे रही हैं। वही रीजन जो मैंने बताया वो यहां पे लिखे हुए हैं। मल्टीनेशनल एंड स्मॉल कंपनीज अलाइक आउटसोर्स टू इंडिया फॉर चीपर कॉस्ट, स्किल्ड मैन पावर एंड एक्यूरेसी। लो वेजेस, वेजेस कम देने पड़ते हैं, इंडिया में बेरोजगारी है तो भाई कम रेट पे भी लोग काम कर लेते हैं। और स्किल्ड लेबर हैव मेड इंडिया मेजर डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। बेटा मैं अपनी अपनी बात बताता हूं, मैंने तो कभी आउटसोर्सिंग के लिए काम नहीं किया, ठीक है ना। मैं पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रोफेसर था, तो वो भी इंडिया का था, ठीक है ना। फिर मैंने एडटेक इंडस्ट्री में कदम रखा तो ये सारी कंपनीज भी इंडिया की हैं। और उसके बाद जो भी मेरा करियर चल रहा है वो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के साथ चल रहा है। तो मैंने तो कभी काम नहीं किया। लेकिन मैं आप बताऊं बेटा, मेरे स्कूल में पढ़ने वाले मेरे 10 दोस्त आज एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और सब आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, 10 के करीबन मेरे दोस्त ऐसे हैं और मेरे बहुत घने मित्र हैं, रोज सुबह शाम का उठना बैठना है, जो इस समय आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझो बेटा कि बहुत लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेटा, डब्ल्यूटीओ। देखिए डब्ल्यूटीओ को 1955 1995 में बनाया गया है। पहले प्लीज जो टाइमलाइन आप नोट कर रहे थे, टाइमलाइन उसमें लिख लो, जो कॉपी में टाइमलाइन बना रहे हो ना वहां पे लिख लो। 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था गैट को, लेकिन गैट को अबॉलिश करके 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ध्यान रखेंगे बेटा, हुआ क्या था, बहुत सिंपल बात है। अराउंड 1946 1948, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, जब भी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होती है बेटा, तो आपको पता है कि हर जगह तबाही, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत खराब हो चुका था। एक ये भी रीजन था कि अंग्रेज भारत छोड़ के गए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस खत्म हो चुके थे, आर्मी उनकी थक चुकी थी, इंडिया जैसे बड़े देश को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वन ऑफ द रीजन ये भी था। तो वर्ल्ड वॉर में सारी कंट्रीज लगभग बहुत सब कुछ अपना गवा चुकी थी। अब हर जगह हाय तौबा लूट मची हुई थी, ठीक है ना। तो गैट को एस्टैब्लिश किया गया यूएसए अमेरिका के इंटरफेरेंस से, क्योंकि एक कंट्री जो उठ के निकल आई वो थी अमेरिका, क्योंकि उनके पास थे गोल्ड रिजर्व्स। तो 1948 में गैट बनाया गया। गैट का फुल फॉर्म है बेटा जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड 1948, जिसको बाद में अबॉलिश करके 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। डब्ल्यूटीओ प्रमोट करता है रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। रूल बेस्ड यानी कि जो भी ट्रेडिंग होगी पूरे दुनिया में वो कानून के दायरे में रह के होगी, कानून के हिसाब से होगी। इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल नेशन, और हर छोटे बड़े देश के लिए बराबरी की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। It aims to expand production and trade in goods and services, ensure optimal use of world resources and protect the environment. Environment को प्रोटेक्ट करना इनका काम है, ट्रेड को बढ़ावा देना इनका काम है। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर बिना मतलब के टैरिफ ना लगाए, जो कि आजकल कुछ देश बड़े बड़े मान भी नहीं रहे हैं, बट इनका काम है। बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बिल्डिंग की फोटो आपके सामने है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ को ट्विन ब्रदर्स यानी कि जुड़वा भाई भी कहते हैं, इन्हीं से भारत ने लोन लिया था, ठीक है जी। चलिए, डब्ल्यूटीओ वर्क्स टू रिमूव टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स फैसिलिटेटिंग बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। डब्ल्यूटीओ का कहना यह है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा दो, है ना। टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जहां पे टैक्सेशन के थ्रू बैरियर्स लगाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, और नॉन टैरिफ वो होते हैं बेटा कि कोटा वोटा लगा दिया जाता है कि आप मैक्सिमम इतना ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सब हटा दिया गया, सुन रहे हो ना। ओके। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड, बेटा बायलैटरल यानी कि दो कंट्रीज में होने वाला ट्रेड, मल्टीलैटरल यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में होने वाले ट्रेड को फैसिलिटेट करने की डब्ल्यूटीओ की कोशिश रही।
इंडिया सपोर्ट्स फेयर ग्लोबल ट्रेड रूल। देखिए इंडिया का जो स्टैंड है वो ये है कि हम सारे देशों के कानून का पालन करते हैं, फेयर तरीके से ट्रेड होना चाहिए, हम न्याय पसंद देश हैं। सेफ गार्ड डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन जो है उनकी इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करो, क्योंकि भारत भी एक डेवलपिंग नेशन है। हैज फुलफिल्ड इट्स कमिटमेंट बाय लिबरलाइजिंग ट्रेड, और इंडिया ने जो वादा किया वो निभाया, ट्रेड को लिबरल किया। रिमूविंग इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड रिड्यूसिंग टैरिफ, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को कम किया गया और टैरिफ को भी कम किया गया। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, और ये देख लेते हैं। बाकी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म तो हम बहुत देख चुके हैं यार। देखो इंडिया की इकोनॉमी भैया रिफॉर्म के टाइम पे कैसी थी, देखते हैं बेटा। बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं, डेटा दे रहा हूं, तो डेटा एज इट इज नोट करेंगे। सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इकोनॉमी पोस्ट 1991। बेटा 1991 के बाद इंडिया की इकोनॉमी ने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। इंडिया विटनेस रैपिड एंड सस्टेन जीडीपी ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई। 2007 से 12 में 8.2% का जीडीपी ग्रोथ देखने के लिए मिला। 1980 से 1991 तक 5.6% का जीडीपी ग्रोथ था, यानी कि जीडीपी ग्रोथ अच्छा हुआ। वाइल एग्रीकल्चरल ग्रोथ डिक्लाइन, बेटा आपको मैंने बताया कि जब कोई कंट्री डेवलप करती है तो एग्रीकल्चर लोग छोड़ के सर्विस सेक्टर में आते हैं, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ डिक्लाइन हुई। सर्विस सेक्टर बिकेम द मेन ड्राइवर ऑफ जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा वो सर्विस सेक्टर का रहा। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोग भी पढ़ लिख के नौकरी ही करना चाहते हैं। बिटवीन 12 से 15 सेक्टोरल ग्रोथ स्लोड, एग्रीकल्चरल शोड मिक्स्ड ट्रेंड्स, इंडस्ट्री रिवाइव्ड आफ्टर अ फॉल एंड सर्विसेज मेंटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 9.8% इन 2014 से 15, है ना। तो ये सब हो रहा था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बूस्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखेंगे बेटा 1990 से 1991 के बीच में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता था वो आता था 100 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है ना। एफडीआई एंड एफआईआई रोज फ्रॉम यूएस 100 मिलियन डॉलर, आज जो आता है पहले मिलियन में आता था, बिलियन में आता है। यूएस 30 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। मिलियन बिलियन समझते हो ना आप लोग, 10 लाख 1 मिलियन, तो पहले आता था 100 मिलियन, अब आता है 30 बिलियन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर ग्रीव फ्रॉम, पहले 6 बिलियन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, बट आज हमारे पास 413 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। 2018-2019 का डेटा आपके सामने है। इंडिया इमर्ज एज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट किया बेटा, इंडिया ने ऑटो पार्ट्स यानी कि गाड़ी बनाने के पार्ट्स, दवाइयां, ठीक है ना, इंजीनियरिंग के गुड्स, आईटी के सॉफ्टवेयर, कपड़े यानी कि टेक्सटाइल बेचना शुरू किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा यानी कि महंगाई को। द रिफॉर्म्स हैव फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर नॉट एडिक्वेटली एड्रेसिंग इश्यूज इन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल मैनेजमेंट। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये रिफॉर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी रिफॉर्म अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि एक सही बात नहीं है। आगे देखते हैं। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट का बेटा ये चार्ट है, चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ट्रेंड देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप बेटा 1980 से 1991 का देख लो और 2021-22 का देख लो, आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 1980 में 3.6% था, लेकिन आज 4.8% है, ठीक है ना। इंडस्ट्री का 7.1% था, लेकिन आज 12.7% है 21-22 में। सर्विसेज का 6.7% था, लेकिन आज 9.2 है। ओवरऑल जीडीपी 5.6% की ग्रोथ पे थी 1980 से 90 के बीच में, आज 9.4% के ग्रोथ पे है। डेटा बेटा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मॉस्पी का है, ठीक है। चलिए, और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की बात करें बेटा तो वैसे आप बात कर चुके हो, ठीक है ना, है ना। तो ये सब आप पढ़ चुके हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, ये रिपीटेड है। बट चलिए एक बार देख लेते हैं। रिफॉर्म्स हैव फेल्ड टू बेनिफिट एग्रीकल्चर वेयर ग्रोथ हैज स्लोड। देखिए इस एग्री रिफॉर्म की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत फर्क नहीं पड़ा बेटा। 30 सेकंड आप रुकिए, मैं आता हूं। चलिए सॉरी, तो डिस्टर्बेंस ले सॉरी, कोई ना कोई आ जाता है और क्या करें भैया, है ना, है ना, काम है, देखने पड़ते हैं। तो चलिए, रिफॉर्म्स हैव फेल्ड टू बेनिफिट एग्रीकल्चर वेयर ग्रोथ हैज स्लोड। एंड बेटा कभी भी ऐसा हुआ करे कि वीडियो में थोड़ा 1 मिनट का पॉज आ जाए, तो आप क्या किया करें, आप उसको आगे बढ़ा दिया करें, बुरा मत माना करें, ठीक है ना। चलिए, तो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा फायदा हुआ नहीं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें
तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज स्लोड ड्यू टू रिड्यूस्ड डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी स्लो हो गई क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ गई। देखो भाई, जब उतने ही पैसों में या कम पैसों में हमें फॉरेन गुड्स मिलने लगे तो डोमेस्टिक गुड किसको पसंद आएंगे। चीपर इंपोर्ट्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हैव हर्ट लोकल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना बंद कर दिया या कम कर दिया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत फर्क पड़ा और डेवलपिंग कंट्रीज में जो जॉब वगैरह है वो भी जो है थोड़ी कम हुई, बट हाँ आउटसोर्सिंग ने उसको संभाला। ठीक है बच्चों, तो ये है। बाकी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की अगर आप बात करेंगे तो ये मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं बेटा, चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, आप कंक्लूजन देख लो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज स्लोड ड्यू टू रिड्यूस्ड डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड कॉज्ड बाय चीपर इंपोर्ट एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ने समय रहते इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया नहीं, पुअर ग्रोथ रेट रहा, चीपर इंपोर्ट्स रहे, ठीक है ना। तो लोगों ने भी इंपोर्टेड सामान को खरीदना पसंद किया। जैसे मैंने अपनी घड़ी के बारे में बताया, बट ये बहुत पुरानी घड़ी है, 2017 में खरीदी थी मैंने, अब तो लगभग 10 साल होने को हैं, ठीक है ना। अब नहीं खरीदूंगा क्योंकि अब भाई सब ये हो रहा है कि आप फॉरेन जो है गुड्स को मत खरीदो, इंडिया में बना हुआ सामान खरीदो। तो 2017 में अपन कॉलेज में थे, अपने को बड़ी अच्छी लगी घड़ी, ठीक है ना, तो अपन ने खरीद ली, लेकिन आज नहीं। चलिए, ग्लोबलाइजेशन हैज ओपेंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू फॉरेन गुड्स एंड कैपिटल, मेकिंग लोकल इंडस्ट्रीज वल्नरेबल टू इंपोर्ट कंपटीशन। इंपोर्टेड गुड्स से हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी। Moreover, nations like India still face trade barriers, such as the US maintaining quota restrictions on textile import despite India removing its own. Moreover, a developing country like India still does not have the access to developed countries marks because of India non-tariff barriers. ठीक है ना। तो बस ये सारी कहानी है, बाकी जो यहां लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हो कि रिफॉर्म हैव फेल्ड टू बेनिफिट एग्रीकल्चर वेयर ग्रोथ हैज स्लोड सिंस 1991, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला गया कि रिफॉर्म से एग्रीकल्चर में कोई बेनिफिट नहीं आया। 1991 में एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी खराब, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि बेटा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट काफी खराब हुआ। जैसे कि इरिगेशन, पावर, रोड, मार्केट, रिसर्च हैज डिक्लाइन, रिड्यूस फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैव रेज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। सरकार ने जो सब्सिडी देते थे, सरकार ने सब्सिडी कम कर दी। सब्सिडी क्या होती है उसके लिए आपको सेकंड चैप्टर का वन शॉट देखना पड़ेगा। हर्टिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, पॉलिसी चेंजेस सच एज लोअर इंपोर्ट ड्यूटी, लो एमएसपीज एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैव एक्सपोज्ड फार्मर टू ग्लोबल कंपटीशन। और बेटा क्या हुआ कि हम लोग फॉरेन गुड्स को प्रमोट कर रहे थे तो फार्मर को बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि फॉरेन कंपटीशन से हमारा सामना था। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज हैव फर्दर शिफ्टेड फोकस फ्रॉम फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप, रेजिंग फूड ग्रेन प्राइसेस। क्या हुआ बेटा, सरकार का यह कहना है कि वो उगाओ जो बाहर की कंट्रीज को चाहिए ताकि देश में पैसा आए। तो हमने फूड ग्रेन्स को छोड़ के कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिया, जिससे कि फूड ग्रेन के प्राइसेस भारत में महंगे हो गए। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिस चीज की सप्लाई कम हो जाती है ना, उसका रेट बढ़ जाता है। जैसे केसर बेटा, सप्लाई बहुत, केसर खाते हैं ना हम लोग, खीर वीर में डालते हैं, तो केसर की सप्लाई कम है, महंगा है। गेहूं की सप्लाई ज्यादा है, सस्ता है, ठीक है ना। तो सप्लाई कम हो गई फूड ग्रेन्स की, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स के प्राइसेस भी इवेंचुअली भारत में बढ़ते हैं। तो ये था बेटा आपका आज का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे ये अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। एक लास्ट पेज कंक्लूजन का आपके लिए और लेके आया हूं। तो ये है बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पढ़ चुके हो आप, इसमें कुछ नया नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव रेस्ट्रिक्टेड पब्लिक स्पेंडिंग पर्टिकुलरली इन सोशल सेक्टर। टैक्स कट हो गए जिससे कि रेवेन्यू बूस्ट हो गया। कर विवेजन फेल टू इंक्रीज गवर्नमेंट इनकम। टैक्स रेवेन्यू समझ रहे हैं, टैक्स कट गए तो लोगों ने भरना शुरू कर दिया, टैक्स भरना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, है ना। रिड्यूस टैरिफ की बात करें तो टैरिफ रिडक्शन किया गया सरकार की तरफ से, एंड टैक्स इंसेंटिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर फर्दर रिड्यूस रेवेन्यू सोर्सेस। सरकार ने टैक्स में छूट दी इंपोर्टेड सामानों पे, बाहर की कंपनीज को कि आओ इंडिया में बनाओ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का आपने नाम सुना होगा। टैरिफ कम किए गए जिससे कि हम लोगों को भी सामान सस्ता मिलने लगा। दिस हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। टैरिफ रिडक्शन एंड टैक्स इंसेंटिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर फर्दर रिड्यूस रेवेन्यू सोर्सेस। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का नुकसान यह हुआ कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेवेन्यू वगैरह अपना बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ वगैरह कम कर दिया। देखिए टैक्स तो पब्लिक से बटोर रहे थे, इंडिया की पब्लिक से, बट जो टैरिफ वगैरह, कोटा वगैरह कम कर दिए जिससे कि सरकार का रेवेन्यू कम हो गया।
तो कहीं ना कहीं हमको वो अपने फिजिकल पॉलिसीज में देखने के लिए मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा पूरी कहानी आपके रिफॉर्म्स की, 1991 के रिफॉर्म्स की। आज मैंने अपना यू सही कर लिया है, पहले यू मेरा स्माइल के पीछे छिप जाता था। चलिए, तो बेटा कुछ बातें लास्ट में, अगर क्लास अच्छी लगी हो वही सारी बातें रिपीट करूंगा जो पहले करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार हो रही है, प्लेलिस्ट पे जाके सारे वन शॉट्स को देखना। दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सेशन अपने दोस्तों तक शेयर करना ही है। अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बेटा आपके रिस्पॉन्स के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी यूट्यूब बिल्कुल फ्री है, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, आप इस चक्कर में मत रहो, है ना। और तो आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। सिर्फ व्यूज दे देने से कि आपने हमारी क्लास देख ली उससे हमें सपोर्ट नहीं मिलता। जब आप हमारी वीडियो को शेयर करते हो, अपने दोस्तों को बताते हो कि देखो हर्ष भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैंने पढ़ा तुम भी पढ़ो, तो हमारा बेटा कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ता है, सपोर्ट बढ़ता है। और लास्ट में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सारे टीचर्स अपनी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्लास को देखा। एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।